जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप सबको आवाज़ आ रही है जी, जी। ऑडियो। जी, फेयर इनफ। अच्छा जी, मेरा नाम सब्तैन मुस्तफ़ा है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम मेनली एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ ड्रग एडिक्शन और उसके साथ-साथ जो बाकी क्लिनिकल इश्यूज़ हैं, उन्हें भी मैं साथ-साथ डील करता हूँ। थ्राइव जो है वो एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि रिसेंटली मैंने लॉन्च किया, क्योंकि पाकिस्तान में साइकोलॉजिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए प्लेटफॉर्म्स कम हैं। स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं ओवरऑल साइकोलॉजिकल हेल्थ की, ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग की, बहुत सारे इंस्टीट्यूट करें, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, लेकिन प्योर साइकोलॉजिकल सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा नहीं मिल रही लोगों को, एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू रीच आउट एज वेल। वो स्टिग्मा की वजह से कह लें, साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो टबू टॉपिक है, कि किसी को कोई मसला होता है तो ज़्यादातर ये सुनने में आता है कि अच्छा पागल हो गए हो, पागलों के डॉक्टर के पास जा रहे हो, दवाई लेने जा रहे हो। तो काफ़ी डिफ़िकल्टी है लोगों में कि वो रीच आउट नहीं कर पाते हैं। तो थ्राइव इज़ वन इनिशिएटिव के जिसके लिए लोगों के लिए हम आसान बना सकें कि वो हम तक पहुँच सकें। अवेयरनेस हम फैला रहे हैं, वी मेकिंग सेवरल वीडियोज़ ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ऐसे टॉपिक्स जिनको ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट भी एड्रेस नहीं करते हैं। जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, सेक्सुअल अब्यूज़ेज़ की, चाइल्ड अब्यूज़ेज़ की, ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी बात नहीं कर रहे हैं। तो कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए और लोगों के लिए आसान बनाया जाए कि वो रीच आउट कर सकें। आसान इन रेफरेंस टू द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द काउंसलिंग चार्जेस एज़ वेल, एंड आल्सो पीपल डोंट नो वेयर टू गो और वेयर टू अप्रोच सच सर्विसेज। तो ये तो थ्राइव का इंट्रोडक्शन है। आगे आज जो हमने बात करनी है स्पेसिफिकली, जिसके लिए मैं यहाँ मुझे दावत दी गई, दैट्स ड्रग एडिक्शन। ये ड्रग एडिक्शन के बारे में मैं कुछ अवेयरनेस या कुछ आपके साथ मालूमात शेयर करूँ। आप लोग उसके बाद हमसे इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी मुझसे कर सकेंगे, और एंड आई वुड अप्रिशिएट कि आपने खुल के सवाल पूछने भी हैं। अच्छा, ड्रग एडिक्शन जो है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है, ये आमतौर पे माशरे में ये समझा जाता है कि अगर कोई शख्स नशे पे लग गया है तो ये कोई पर्सनालिटी का मसला है, ये कोई उसकी बैड चॉइसेस के अलावा कैरेक्टर फ्लॉ है, कि ऐसे लोग अच्छे नहीं होते जो नशे की तरफ चले जाते हैं। और नशा करने वाला, आपने सुना होगा, हाँ वो फलाना लड़का तो नशा करता है, तुम उसके साथ क्यों बैठते हो, मुझे पता चलता है उसकी सोबत अच्छी नहीं है। मुआशरा इस तरह इन चीज़ों को देखता है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। क्यों कोई नशा शुरू करता है तो उसमें फंस जाता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ड्रग एडिक्शन की सेल्फ डेफिनेशन क्या है वो हम बात करेंगे। और ये बाकायदा एक इलनेस है, एक बीमारी है, तो इसको बीमारी क्यों कहा जाता है उसको भी एड्रेस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द पॉइंट के लोग करते क्यों हैं, ड्रग्स ड्रग्स की तरफ लोग जाते क्यों हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं ड्रग्स की, उस पर भी हम आगे बात करेंगे। बहुत सारी रीजंस हमें सामने आती हैं जब हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि आपने क्यों नशा शुरू किया। तो सब्जेक्टिव रीजंस जो हैं वो सबकी अपनी होती हैं, जिसे हम महज जस्टिफिकेशन या रैशनलाइजेशन कहते हैं, कि हम जब कोई काम गलत करते हैं तो हम उसे सही साबित करने के लिए कोई वजह ढूंढ लेते हैं। दैट्स रैशनलाइजेशन या जस्टिफिकेशन। लेकिन बिसाइड दैट कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है लोग नशे पे लग जाते हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। और अगर हम इन रीजंस को डील कर लें तो हम अपनी यंग जनरेशन को बचा सकते हैं या ऑलरेडी उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। पहली चीज़ आ जाती है क्यूरोसिटी। ये साइंटिफिक रीज़न है कि हमारे इंसानों में, ह्यूमन ब्रेन में ख़ास ख़ासियत ये है कि हम लोग क्यूरियस हो जाते हैं अबाउट डिफरेंट चीज़ें, जिन चीज़ों के बारे में हमें पता नहीं है, जिन चीज़ों से हमें रोका जाता है। स्पेसिफिकली जब हम टीनेज की बात करते हैं तो टीनेज में ब्रेन डेवलपमेंट ऐसी होती है कि आपका इमोशनल ब्रेन फुली डेवलप्ड होता है, यानी कि जज्बाती दिमाग आपका जो है वो बन चुका है, और जो इंसानी दिमाग हम फ्रंटल लोब को कहते हैं, जो आंखों के ऊपर है और ये माथे के पीछे, यहाँ पे फ्रंटल लोब में जो है सोच विचार वाले काम हो रहे होते हैं। ये अंडर डेवलपमेंट होता है, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, अभी फुली डेवलप नहीं होता। तो होता ये है कि तजस्सुस पैदा होता है कि ये चीज़ क्या है, तो उसके पीछे यंगस्टर्स जाते हैं चेक करने के लिए, कैसा चेक करता हूँ इसको करके, होता क्या है, मज़ा आता है, जायका कैसा है इसका। तो क्यूरोसिटी जो है वो बहुत पीक पे होती है एट दैट एज। और आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक दफ़ा चेक भी करते हैं, दो दो दफ़ा चेक करते हैं, इस तरह। क्यूरोसिटी इज़ वन रीज़न जिसकी वजह से लोग ड्रग्स करना शुरू करते हैं। सेकंड रीजन इज पीयर प्रेशर। हम सोशल साइकोलॉजी के को निगलेक्ट नहीं कर सकते, इट डज प्ले अ रोल। हम जितना भी सोचें कि लोग क्या कहेंगे, इट विल नॉट इन्फ्लुएंस मी, बट
इट डज इन्फ्लुएंस कि मैं अपने जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ बिलोंग करना चाहता हूँ। एक सर्टेन ग्रुप है जो कि मुझे स्कूल या कॉलेज या कहीं पे अपनी सोसाइटी में लड़कों का नज़र आता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं मुझे भी वो ग्रुप एक्सेप्ट करे, और फिर उस ग्रुप में कोई शख्स ऐसा है जो ड्रग्स करता है या पूरा ग्रुप जो है वो ऐसी आदतों में इन्वॉल्व है, और वो फिर आपको पुश भी करते हैं कि कुछ नहीं होता, आप भी ट्राई करो, और इसको ट्राई करने से स्ट्रेस कम हो जाता है। तो पीयर प्रेशर ये सेकंड साइंटिफिक रीज़न है जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। थर्ड इज़, अब जो आगे दो वजूहात हैं वो ज़्यादा मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ज़्यादा मेरे लिए साइंटिफिक हैं, और कहीं ना कहीं इन चार कैटेगरीज में आपकी सब सब्जेक्टिव रीजन भी समा जाती हैं। तीसरी वजह लो सेल्फ एस्टीम है। लो सेल्फ एस्टीम हम कहते हैं कि ओवरऑल एज ए पर्सन मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी अपने बारे में क्या राय है। उसमें मैं सिर्फ अपनी अपेरेंस को नहीं शामिल कर रहा, मैं अपने सोच के तरीके, अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी अपेरेंस और अपने मेरे अंदर एबिलिटीज़ क्या है, मैं खुद को कितना प्यार करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, ओवरऑल एक इंसान के तौर पे मैं खुद को कैसा देखता हूँ, दैट इज़ माई सेल्फ एस्टीम। और अगर बच्चों की सेल्फ एस्टीम जो है वो लो होती है तो फिर वो उसकी इंफ्योरिटी कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं उसमें डेवलप हो जाते हैं, या फिर उसकी वजह से वो अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर की तरफ काफ़ी ज़्यादा चले जाते हैं। तो सेल्फ एस्टीम इश्यूज जब होते हैं उसकी वजह से लोग ड्रग एडिक्शन की तरफ जाते हैं। एंड द फोर्थ रीजन इज सेल्फ अवेयरनेस, वीक सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कहेंगे कि अपने आप के बारे में आप कितना जानते हैं, आपका ताल्लुक अपनी ज़ात से कैसा है, अपने आप से कितनी मुलाकात करते हैं, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या हैं। ये थोड़ा सतही लेवल है कि आपके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या हैं, ये सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम जब थोड़ा गहराई में जाते हैं तो फिर मेरे ज़िंदगी गुजारने की बिलीव्स क्या हैं, मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं। मेरे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, मेरे सेंसिटिव एरियाज़ क्या हैं। तो ये सेल्फ अवेयरनेस में ये सब चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो अगर किसी शख्स की वीक है सेल्फ अवेयरनेस तो फिर वो आउटर वर्ल्ड पे ज़्यादा रिलाय करता है रादर इनर बिलीव्स या इनर वैल्यूज जिनको लिव करना है हमने थ्रू आउट द लाइफ, और उसमें फिर ये टेंडेंसी आ जाती है कि वो ड्रग की तरफ जाएंगे। तो ओवरऑल जितनी भी सब्जेक्टिव रीजंस हैं, सब्जेक्टिव रीजंस ये हैं कि हम अपने क्लाइंट से जब पूछते हैं तो कुछ क्लाइंट कहते हैं जी मेरा ब्रेकअप हो गया था और आई कुडंट हैंडल दैट फीलिंग ऑफ ग्रीफ, तो मैंने इसलिए ड्रग्स लेना शुरू कर दी। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरे घर पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है और मैं स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ड्रग करता हूँ। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं तो बस मज़े में करता हूँ, मैं पार्टी में करता हूँ, इंजॉयमेंट के लिए करता हूँ। वट एवर योर सब्जेक्टिव रीज़न इज़, इन चार कैटेगरीज में वो फॉल कर जाती है। तो ये तो साइंटिफिक रीजन हो गए कि लोग ड्रग्स की तरफ आते क्यों हैं। अच्छा, अब मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये एक इलनेस है, तो इस इलनेस को हम इलनेस कहते क्यों हैं या किस किस्म की बीमारी है ये। तो आपकी स्क्रीन पे करेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले हो रही हैं। जब हम कहते हैं कि ये एक बीमारी है तो बीमारी का एक सेट पैटर्न होता है, एक प्रिडिक्टेबल कोर्स होता है किसी भी बीमारी का। जैसे कि आप टाइफाइड की एग्जांपल ले लें, अगर किसी शख्स को टाइफाइड होगा तो एक सेट ऑफ सिम्टम्स है जो सामने आएंगे, और इसी तरह मलेरिया की कुछ खास सिम्टम्स हैं जो सामने आएंगे। हर बीमारी का एक प्रिडिक्टेबल कोर्स होता है। इसी तरह एडिक्शन अगर किसी को हो जाती है, एडिक्शन मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ, एडिक्शन किसी को हो जाती है तो उसका भी एक प्रिडिक्टेबल कोर्स आएगा सामने कि उसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले बात कर लेते हैं कि ये कैसी बीमारी है, फिर हम आगे चलते हैं। पहली चीज़ है प्राइमरी, कि ये एक ऐसी बीमारी है जो प्राइमरी है। कुछ बीमारियां सेकेंडरी होती हैं। सेकेंडरी का मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैंने सिगरेट पीना शुरू किया और मुझे कोई लंग्स का इशू हो गया, तो माय लंग प्रॉब्लम इज सेकेंडरी प्रॉब्लम, प्राइमरी रूट कॉज जो है वो ड्रग जो कि मैं सिगरेट पी रहा हूँ वो है। या किसी शख्स को जी डायरिया हुआ है और उसका पेट खराब हो जाता है, तो वो सेकेंडरी सिम्टम जो बाद में आ रही है उसको हम कहेंगे कि वो बाद में आने वाला इशू है, वो सिम्टम हो सकती है। लेकिन प्राइमरी मसला वो होता है जो कि किसी और चीज़ की वजह से नहीं हो रहा होता। तो इसी तरह जब हम ड्रग्स की बात करते हैं, ड्रग एडिक्शन की बात करते हैं, तो ड्रग एडिक्शन महज नशे के इस्तेमाल से ही होती है। आप कोई भी ड्रग है उसको यूज़ करेंगे तो उसी से होगी, अदरवाइज ड्रग एडिक्शन नहीं। ऐसा नहीं है कि किसी को टाइफाइड हुआ है और वो एडिक्ट बन गया, ऐसा नहीं है कि किसी को कैंसर हुआ तो वो एडिक्ट बन गया। एडिक्ट बनने के लिए उसकी वो प्राइमरी इलनेस है, वो किसी बीमारी की वजह से नहीं हो रही। सो प्राइमरी इम्प्लाइज के ये बेसिक इशू है, और इसकी रूट कॉज जो है दैट इज द यूजेज ऑफ एनी ड्रग। दूसरी चीज आ जाती है क्रॉनिक। अच्छा, मेडिकल लैंग्वेज में हम क्रॉनिक और एक्यूट दो चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं।
जो लोग मेडिकल फील्ड से एसोसिएटेड हैं वो रिलेट भी कर सकेंगे कि कुछ बीमारियां एक्यूट होती हैं। एक्यूट का मतलब है कि इंटेंसिटी उनकी ज़्यादा होगी लेकिन ड्यूरेशन टाइम उनका कम होता है। कुछ मसले क्रॉनिक होते हैं, क्रॉनिक लंबे अरसे तक रहने वाले मसलों को कहा जाता है। यानी कि वो मसले जो लॉन्ग टर्म है, फॉर एग्जांपल हार्ट इश्यूज जो हैं एक दफ़ा शुरू हो जाते हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म है रहते हैं। किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, एक दफ़ा हो जाती है तो फिर वो मेरे पेरेंट्स को दोनों इश्यूज हैं। माय मदर इज़ हाइपरटेंसिव एंड माय फादर इज़ डायबिटिक। सालों से दवाई ले रहे हैं, रोज़ाना दवाई लेते हैं, परहेज़ करते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म इश्यूज हैं। इसी तरह एडिक्शन एक लॉन्ग टर्म इशू है, यानी कि एक दफ़ा किसी को हो जाए, अगर कोई एक दफ़ा एडिक्ट हो जाता है तो उसके अंदर ये बीमारी की रूट्स मौजूद रहेंगी। वो अलग बात है कि ड्रग्स छोड़ के वो एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह लाइफ गुजार सकता है, जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। एब्स्टिनेंस इज द मैनेजमेंट, कि आपने कोई ड्रग इन फ्यूचर यूज नहीं करनी है, एडिक्टिव केमिकल यूज नहीं करने हैं। लेकिन एक दफ़ा आप में वो चीज़ ट्रिगर हो जाती है तो आप लेटर इन लाइफ कभी भी ड्रग्स करेंगे तो आपकी पूरी लाइफ में डिसफंक्शनैलिटी आना शुरू हो जाएगी। उस डिसफंक्शनैलिटी पे भी हम आगे बात करेंगे। थर्ड फैक्टर इज प्रोग्रेसिव। ये एक प्रोग्रेसिव इलनेस है। प्रोग्रेसिव मीन्स कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि बढ़ती आती है वक्त के साथ साथ। और बढ़ती कैसे है, उसका लॉस ऑफ कंट्रोल के साथ क्राइटेरिया रिलेट करता है, आपकी टॉलरेंस डेवलप होती है। आपने देखा होगा किसी शख्स को अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द लाइफ में भी, कि कोई बंदा है जो सिगरेट पीता है, तो उसने स्टार्ट किया होगा कोई एक सिगरेट वंस इन अ डे, मे बी ट्वाइस इन अ डे, लेकिन बाद में उनकी नंबर ऑफ सिगरेट्स बढ़ गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, अब वो बंदा एक पैक पूरा एक दिन में पी जाता है। इसी तरह बाकी ड्रग्स के साथ भी होता है कि कोई शख्स हैश पी रहा है तो शुरू में वो स्टार्ट करते हैं जी एक जॉइंट से, तो आगे जाके उनकी पर डे की जो इनटेक है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये जो है ये डेफिनेटिव बात है, इस पे कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई शख्स ड्रग यूज कर रहा है और वो एडिक्शन की स्टेज पे आ चुका है तो उसकी बीमारी जो है प्रोग्रेस करेगी, उसका ड्रग इनटेक प्रोग्रेस करेगा। एंड द फोर्थ सॉरी टू कट यू सिप्रेन, आप ये हैश और जॉइंट और इस तरह के जो लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, काइंडली मेरे जैसे नाइव माँ बाप के लिए हमें ज़रा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, बिकॉज हमारे लिए तो ये बिल्कुल भी फेमिलियर अल्फाज नहीं है। अच्छा, थैंक यू, प्लीज़ कीप गोइंग ऑन। मैं आगे क्लासिफिकेशन की बात करता हूँ तो उसमें मैं ये ड्रग्स को प्रॉपर्ली एड्रेस कर दूंगा इसके बाद। जॉइंट एक ऐसा एक सिगरेट होता है जो कि खुद बनाया जाता है। रिजला पेपर एक खास किस्म का कागज़ है जो कि आपको टबैको शॉप से मिलता है, और उसके अंदर आप टबैको में वीड, marijuana या हैश मिक्स करके उसको रोल करते हैं और फिर उसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे जॉइंट कहते हैं। और जो भी शख्स ड्रग यूज़ करता है वो जॉइंट बनाने में माहिर होते हैं। और देयर इज़ दिस वन टर्मिनोलॉजी जिसको हम जंकी प्राइड कहते हैं, कि हमारे क्लाइंट्स आके कहते हैं सर मैं तो क्या जॉइंट बनाता हूँ, सबसे अच्छा जॉइंट तो मैं बनाता हूँ। तो टेकिंग प्राइड इन समथिंग समथिंग एडिक्टिव या समथिंग जो कि आपको जंकी लाइफस्टाइल से रिलेट करती है, वी कॉल इट जंकी प्राइड। फिर आगे इस पे और भी बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स पे। द फोर्थ फैक्टर इज कि ये बीमारी फेटल है। देयर इज नो डाउट इन दैट। मैं 5 साल से देख रहा हूँ, एक सेकंड लगता है जब कोई शख्स ऐसी हार्डकोर ड्रग्स यूज करने लग जाता है तो उसका ओवरडोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और एक सेकंड लगता है आपका कार्डियक अरेस्ट होता है, और बज़ाहिर ये लगता है कि हार्ट अटैक से डेथ हुई, और यही माशरे में भी बताया जाता है, लेकिन महज वो ड्रग ओवरडोज होती है। फेटल डोज इसकी क्या हो जाती है, क्योंकि देर इज़ नो क्राइटेरिया टू मेजर द यूजेज ऑफ ड्रग। जो शख्स ड्रग्स कर रहा है उसकी टॉलरेंस बढ़ती जा रही है। पहले उसको एक जॉइंट से या एक सिगरेट से मज़ा आता था, बाद में उसको एक सिगरेट से मज़ा नहीं आ रहा, वो अमाउंट अपनी बढ़ाएगा। इसके अलावा इनडायरेक्ट डेथ्स बहुत सारी होती हैं, जैसे बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें हेपेटाइटिस हो जाता है, एड्स हो जाता है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्हें लंग इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको किसी सेकेंडरी इलनेस की वजह से, जो कि प्राइमरीली ड्रग की वजह से आपको मिली है तोहफे में, उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाती है, तो वो भी काउंट, जो प्राइमरी कॉज है वो तो ड्रग एडिक्शन ही काउंट होगी, फेटल है। इसके अलावा फेटल कैसे है कि अंडर इन्फ्लुएंस, आप बहुत सारे यंगस्टर जो हैं फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, आप देखते होंगे अंडर इन्फ्लुएंस कितनी लोगों की वीडियोस आ रही होती हैं। अल्कोहल के अंडर इन्फ्लुएंस एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इवन इन पाकिस्तान मोस्ट ऑफ द ट्रक ड्राइवर्स जो कि हाईवे पे ट्रैवल करते हैं, वो लोग हैश यूज़ करते हैं। इनिशियली हैश वो यूज़ इसलिए करते हैं कि सारी रात उन्होंने जाग के ड्राइविंग करनी होती है, तो हैश उनको हेल्प करती है कि उनको नींद नहीं आती। लेकिन बाद में क्या होता है, जब एडिक्शन डेवलप हो जाती है तो ये साइकिल रिवर्ट हो जाता है, तो ट्रक चलाते हुए पास आउट हो जाते हैं।
जिसको सोना भी मैं नहीं कहूँगा, दैट इज कि वो बेहोश हो रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं क्योंकि उनको डोज अप्रोप्रिएट नहीं मिली या डोज ज़्यादा ले ली इसलिए पास आउट हो रहे हैं। गाड़ी चलाते हुए कोई सोएगा तो क्या होगा? तो गाड़ी जो बस है खाई में चली गई, ट्रक खाई में चली गई, हमें खबरें मिलती हैं, तो उनके पीछे वजह ये होती है। तो फेटल बहुत सारे तरीकों से है ये, दिस इज डेफिनेटली ए फेटल, वन फेटल इलनेस। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बात करें अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की, कि कौन कौन से नशे हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं ड्रग्स की जो मौजूद हैं। और मैं चाहता हूँ आप लोग इसको नोट भी करें, और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप वो भी शेयर करें और पूछें ज़रूर। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और जो मैंने रीजंस आपसे शेयर किए हैं, मेरे पास रीडिंग मटेरियल मौजूद है बट इस हैंड आउट में नहीं है। तो ये मैं मिस आयशा से शेयर कर दूंगा आफ्टर द सेशन, तो वो आपको सेंड कर सकेंगी। अगर आपको रीडिंग मटेरियल चाहिए तो आई हैव वेरी गुड और काफ़ी ये समराइज्ड मटेरियल है ओवर द इयर्स जो मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए बनाया है, तो आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स की बात करें तो मेनली इसको आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज हैं, बट मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। फर्स्ट कैटेगरी ऐसी ड्रग्स की होती है जिन्हें हम स्टिमुलेंट्स कहते हैं, और इनको सादा लफ्ज़ों में अपर्स कहा जाता है। कि ऐसी ड्रग्स जब हम जो हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारी मेंटल स्टेट को स्टिमुलेट कर दे, तेज़ कर दे, हमें एक हायर स्टेट पे ले जाए। हायर स्टेट में क्या होता है कि हम ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं, फोकस्ड हो जाते हैं, हमें नींद नहीं आती। ऐसी ड्रग्स को हम कहते हैं कि ये स्टिमुलेंट ड्रग है। कोकेन का आपने नाम सुना होगा। कोकेन एक पाउडर ड्रग है, सफ़ेद पाउडर की फॉर्म में ये आपको नज़र आएगी, और ये आपको बहुत सबसे सिवियर स्टिमुलेंट जो है वो कोकेन है। और कोकेन के ही समवेयर इक्वल क्रिस्टल मेथ जो है उसको रखा जाता है। सिंथेटिक ड्रग है, यानी कि एक लैब में केमिकल्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। काफ़ी लोगों ने ब्रेकिंग बैड एक टीवी सीजन है वो देखा होगा, उसमें कैसे बनाई जाती है वो भी दिखाया है। तो फॉर द सेक ऑफ नॉलेज अगर आप देख रहे हैं तो दैट इज़ अ गुड थिंग टू वॉच। क्रिस्टल मेथ जो है आप यूँ समझेंगे अभी पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल, सबसे ज़्यादा डेंजरस ड्रग है, दैट इज़ क्रिस्टल मेथ। मेरे पास जितने भी रिसेंट केसेस आ रहे हैं वो सब क्रिस्टल मेथ के आ रहे हैं। ये एक ऐसी ड्रग है जो आपको इतना स्टिमुलेट करती है कि आपको नींद नहीं आती। और जब कोई शख्स 3 दिन 4 दिन नहीं सोता लगातार, तो फिर उनकी मेंटल स्टेट जो है वो साइकोटिक हो जाती है, यानी कि उनकी रियलिटी जो है वो डिटैच हो जाती है, उन्हें चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं, उन्हें आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, वो डिल्यूजनल हो जाते हैं। हमारे पास अभी रिसेंटली एक क्लाइंट आए जो कि कहते हैं कि जी मैंने इमरान खान को रिज़ाइन कहो कि दे और मैं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बनूंगा। ये उनका डिल्यूजनल कंटेंट है। तो इस तरह की बीमारियां भी ड्रग्स की वजह से, स्पेसिफिकली क्रिस्टल मेथ जो है वो इस तरह की बीमारियों में आपको ले जाती है। अब क्रिस्टल मेथ की अगर आप गूगल करेंगे, इमेजेस देखेंगे, तो ये क्रिस्टल होता है, जैसे शीशा, आपको जैसे क्रिस्टल टूटा हुआ आपको नजर आएगा, तो इसके पीसेस होते हैं छोटे, इसको क्रश किया जाता है, और क्रश करके कुछ लोग इसे स्निफ करते हैं, दैट इज डेंजरस एज वेल, कि उसके क्रिस्टल हैं जो कि आपकी नाक में डैमेज करते हैं जाके। स्निफ करने का मतलब है कि आप नाक से सूंघ रहे हैं उस ड्रग को, इनहेल कर रहे हैं थ्रू योर नोज, इसको स्निफ करना कहते हैं। और कुछ लोग जो हैं इसका इस्तेमाल जो है वो जब इसको बर्न किया जाता है फॉइल पेपर पे रख के, एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिस पे इसको रख के नीचे से लाइटर जलाते हैं, तो वो फॉइल गर्म हो जाती है जिससे ये फिर एवेपोरेट होती है। तो जब उसके वो ज़रात जो है वो धुआं सा उठता है, जो कि काफ़ी काले रंग का धुआं होता है, तो उसको आप अपनी सांस के जरिए अंदर ले जाते हैं। कुछ लोग इस तरह यूज़ करते हैं क्रिस्टल मेथ को। फिर देयर इज दिस वन मेथड जिसको बोंग में इस्तेमाल करना कहा जाता है। एक लैब इक्विपमेंट की तरह का एक इक्विपमेंट होता है, फ्लास्क की तरह का, उसमें कुछ पानी डाला जाता है, और उस प्रोसेस वेट के पानी से वो धुआं गुजर के आता है, तो उसमें भी बोंग में भी यूज़ किया जाता है। तो क्रिस्टल मेथ जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जा रही है और काफ़ी ख़तरनाक है। इसके अलावा अपर ड्रग्स में आ जाती हैं एसटीसी। अच्छा, एसटीसी को आप देखेंगे तो ये पार्टी पिल्स के नाम से आपने सुना हुआ होगा। ज़्यादातर इसका यूज़ जो है वो पार्टी के इन्वायरमेंट में किया जाता है, जहाँ पे डिस्को लाइट्स है, म्यूज़िक है, और आपने अगर एक पिल ले ली तो उसका इनिशियली जो ट्रिप है वो 8 आवर्स तक रहता है। कि आपने एक गोली ले ली तो 8 घंटे तक आप स्टिमुलेट रहेंगे, यानी कि आप एक्टिव होंगे, आप में एनर्जी बेशुमार होगी, तो उस एनर्जी में लोग डांस करते हैं और पार्टी को एंजॉय करते हैं, तो वो भी स्टिमुलेंट ड्रग है।
वो गोली की अच्छा, ये गोलियां जो हैं ये स्पेसिफिक गोलियां होती हैं रंग बिरंगी सी। तो अगर आपने कहीं आप इसको गूगल करके देखें तो काफ़ी कलरफुल टैबलेट्स होती हैं ये, और डिफरेंट शेप्स में आती हैं। बर्गर किंग और ऑडी फरारी इनके इस तरह के ब्रांड नेम्स होते हैं। तो ये पिल्स भी जो हैं ये भी स्टिमुलेंट कैटेगरी में आती हैं। तो हर स्टिमुलेंट ड्रग जो है वो क्या करेगी, वो आपके नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देगी, वो आपके साइकोलॉजिकल आपके माइंड को एक्टिव कर देगी, आपको नींद नहीं आएगी, वो ओवरली अलर्ट कर देगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो है वो है डाउनर्स की, जिन्हें हम डिप्रेसेंट्स भी कहते हैं। सबसे कॉमन या सबसे फेमस डिप्रेसेंट जो है वो अल्कोहल है, एनी फॉर्म ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की काफ़ी किस्में हैं। बियर जो है उसमें सबसे कम अल्कोहल की क्वांटिटी होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम आई गेस 5 to 6 इज एवरेज, बट 8% तक भी उसमें अल्कोहल होती है। बियर जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, और लेसर ईवल भी समझा जाता है कि इसमें तो अल्कोहल बहुत कम होती है जी, तो खैर है इसकी। तो खैर बिल्कुल नहीं है, अल्कोहल जो है वो एक डिप्रेसेंट है। और अगर हम विस्की वोडका की बात करें तो उनमें 40+% अल्कोहल की होती है। तो अल्कोहल क्या करती है कि आपकी जब वो जब कोई इनटेक करता है अल्कोहल का, तो उसमें कैलोरीज इतनी होती हैं, बिकॉज उसका 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 बनने का तरीका ऐसा है कि उसमें काफ़ी कैलोरीज होती हैं। तो वो कैलोरीज आपको एक बूस्ट देती हैं। उस बूस्ट से क्या होता है कि बहुत सारी एनर्जी उस इंसान में फील होती है जिसने वो अल्कोहल कंज्यूम की होती है, और उसको लगता है कि मैं अब बेहतर फील कर रहा हूँ, खुश हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। बट अल्टीमेटली अल्कोहल का जो केमिकल एक्शन है वो क्योंकि एक डाउनर है, वो डिप्रेसेंट है, तो आपको डाउन कर देती है। तो होता क्या है कि जब अल्कोहल का असर, जब केमिकल एक्शन जब वो मेटाबोलाइज होती है तो उसका असर आना शुरू होता है, तो असर आता है तो आपकी मेंटल स्टेट डाउन हो जाती है। आप जिंदगी के मामलात के बारे में, अपने बारे में, रिश्तों के बारे में आप डाउन फील करने लग जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। और फिर फिर ये एहसास आता है कि यार अल्कोहल पीता हूँ तो बेहतर हो जाऊंगा। तो ये एक विशेष साइकिल है कि अल्कोहल पी के आप वक्ती तौर पे हाई होते हैं और फिर डाउन हो जाता है वो शख्स, और फिर वो जब डाउन होके दोबारा उसको एहसास आता है कि अल्कोहल मुझे हाई करती है। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है उन लोगों में जो अल्कोहल यूज करते हैं, कि वो इस साइकिल में फंस जाते हैं। वो डाउन होते हैं, हाई होने के लिए अल्कोहल लेते हैं, और इन एक्चुअल अल्कोहल ही उनको डाउन कर रही है। अच्छा, एक और चीज़ ये होती है कि लोग जो है वो मल्टीपल ड्रग का यूजेज स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस एज वेल, क्योंकि आप अपनी ब्रेन केमिस्ट्री के साथ खुद मैनिपुलेशंस कर रहे हैं। जैसे कोई शख्स अल्कोहल लेता है तो उसको पता है कि अल्कोहल डाउनर है और वो डाउन हो जाता है, तो वो जब वो डाउन होता है तो वो क्रिस्टल मेथ या कोकेन यूज करता है अप होने के लिए। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट इस साइकिल में फंसे हुए होते हैं कि वो खुद खुद को डाउन करते हैं और खुद को अप करते हैं बाय द यूजेज ऑफ ड्रग्स। उन्हें क्योंकि नॉलेज होता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल, तो उस इंफॉर्मेशन को वो यूज भी करते हैं। अच्छा, अल्कोहल के अलावा जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं, स्लीपिंग पिल्स में हमेशा अपनी अपनी फैमिली में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी सबको कहता हूँ कि स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल ना करें। अगर नींद नहीं आ रही है तो नेचुरल वेज कोशिश करें, आप प्रैक्टिस करें ताकि आपकी नींद बेहतर हो। नेचुरल वेज क्या है कि आप स्लीप हाइजीन मेंटेन करें और आप फिजिकली एक्टिव हों। बहुत सारे और तरीके हैं, बट स्लीपिंग पिल का इस्तेमाल ना करें। जितनी भी स्लीपिंग पिल्स हैं वो एडिक्टिव होती हैं, और वो उनको भी डाउनर कहा जाता है। कि अगर कोई शख्स ज़्यादा अमाउंट में स्लीपिंग पिल्स ले ले तो उसका असर ऐसे ही होगा जैसे उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट में शराब पी हुई है। तो दोनों जो हैं वो डिप्रेसेंट्स हैं, स्लीपिंग पिल्स भी जो हैं वो डिप्रेसेंट्स होती हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी आ जाती है हमारे पास पेन किलर्स की। अच्छा, ओपीएम, अगर आप ओपीएम गूगल पे लिखें और ओपीएम का प्लांट आप सर्च करें तो आपको एक पौधा नजर आएगा जिसमें ऊपर उसके एक फ्लावर बर्ड होता है जिसमें से उसका फूल खिलता है। तो जब वो बर्ड होता है तो उस पे कट्स लगा दिए जाते हैं और उस कट्स में से कुछ लिक्विड निकलता है जो कि ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर का लिक्विड होता है। उसको जब जमा किया जाता है तो उससे फिर अफीम बनती है। अफीम का आपने सुना होगा, हमारे कल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। इवन इट इज़ वेरी चीप एज वेल, तो कोई महंगी नहीं है। और अफीम से फिर, इसी पौधे से फिर जितने भी पेन किलर्स हैं वो ड्राइव होती हैं। ये सिंथेटिक ड्रग नहीं है, यानी कि इसी को फिर आगे सोर्स जो है इसकी वो नेचुरल है। ओपीएम का जो प्लांट है वो इसकी सोर्स है, और आगे से उसमें से फिर चीज़ें मुख्तलिफ बनाई जाती हैं। मॉर्फिन का जो इंजेक्शन है वो सबसे हाई पोटेंसी का पेन किलर इंजेक्शन जो है वही है जो कि सर्जरीज में यूज़ होता है, एक्सीडेंटल केसेस में यूज़ होता है दर्द ख़त्म करने के लिए। तो जितनी भी पेन किलर हैं जो दर्द ख़त्म करती हैं वो भी एडिक्टिव हैं।
जो ड्रग्स इससे बनती हैं वो ओपियम है, यानी कि वो अफीम है। अफीम को इंग्लिश में ओपियम कहते हैं और उर्दू में अफीम कहते हैं, जो कि एक वैक्सी मटेरियल होता है जिसकी लोग टैबलेट्स बना लेते हैं, हाथ में बॉल सी छोटी सी बना लेते हैं टैबलेट के साइज की, और उसे पानी के साथ ओरली यूज कर लेते हैं, यानी कि दवाई की तरह खा लेते हैं। अच्छा, ये पेन किलर है, ये नम करती है आपको, और आपके इमोशंस को भी नम करती है, आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपके थॉट्स को नम कर देती है, आपकी फिजिक को भी, बॉडी को भी नम कर देती है। जो ज़्यादा खतरनाक ड्रग है इस फैमिली की वो है हेरोइन। हेरोइन एक पाउडर ड्रग है जो कि कॉमनली ब्राउन और वाइट पाउडर की शक्ल में अवेलेबल है मार्केट में। अच्छा, ब्राउन जो पाउडर है उसे ब्राउन शुगर भी कहा जाता है, वो ब्राउन हेरोइन होती है, और वाइट हेरोइन भी अवेलेबल है जो कि उसको सिंपली वाइट कहा जाता है। अच्छा, अब हेरोइन जो है वो हाईली एडिक्टिव इसको कंसिडर किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपकी सब बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है। वैसे सभी ड्रग एडिक्टिव हैं, लेकिन ये आपकी माइंड और बॉडी दोनों को अटैक करती है, और बॉडी को इस हद तक अटैक करती है कि जब कोई शख्स हेरोइन लेता है और अगर वो नहीं लेगा बाद में, तो उसे बहुत सिवियर इफेक्ट होगा कि उसको जिस्म में दर्द शुरू हो जाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा, उसको स्वेटिंग होगी, ट्रेम्बलिंग होगी। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा जो विड्रॉल इफेक्ट्स दिखा रहे होते हैं, वो ज्यादातर हेरोइन के ही दिखाए जाते हैं। आपने अगर कुछ मूवीज फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर देखनी है तो बास्केटबॉल डायरीज इज वन गुड मूवी टू वॉच। रिक्वायम फॉर अ ड्रीम इज अनदर गुड मूवी ऑन ड्रग एडिक्शन, देखिएगा। अच्छा, ये पेन किलर्स की कैटेगरी हो गई, इसमें हेरोइन आती है, ओपियम आती है, ऑल द डेरिवेटिव्स जो इवन मेडिकल स्टोर पे मिल रहे हैं या आपको हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं, जो भी पेन किलर्स की कैटेगरी में फॉल करता है वो एडिक्टिव है। अच्छा, इसके अलावा चौथी कैटेगरी आती है जिसको माइंड बेंडर ड्रग कहा जाता है। इसमें वो ड्रग्स हैं जो आपकी साइकोलॉजी को, आपके साइकोलॉजिकल हेल्थ को, आपके माइंड को इन्फ्लुएंस करती हैं सबसे ज़्यादा। पहली इसमें ड्रग जो है वो LSD एक ऐसी ड्रग है जो कि एक ऐसी स्ट्रिप सी होती है जो आपके आप जुबान पे रखते हैं और वो घुल जाती है आपकी जुबान पे, डिजोल्व हो जाती है। जब वो डिजोल्व होती है तो फिर वो इसको साइकेडेलिक ड्रग भी कहा जाता है कि इसका डायरेक्ट जो असर है वो ऐसा है कि आपको ये हेलुसिनेशन इंड्यूस कर देती है। अगर आप लोगों ने संजू मूवी देखी हो तो संजू मूवी में वो सीन जब संजू जो है वो एक सी साइड पे खड़ा हुआ होता है और वहाँ वो ये ड्रग यूज करता है तो उसके इर्द गिर्द फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, क्लाउड्स आ जाते हैं। तो साइकेडेलिक ड्रग्स जो होती हैं उनकी खासियत ये होती है कि वो आपको हेलुसिनेशन में इन्वॉल्व कर देती है, यानी कि ऐसी चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं जो हकीकत में मौजूद नहीं है। और कुछ लोगों को अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन इसके बैड ट्रिप्स भी होते हैं। मेरे क्लाइंट थे, उनको जॉम्बीज नज़र आना शुरू हो गए थे। तो आपकी जो भी आपकी साइकी में जो चीज़ें दबी हुई हैं वही सामने आने लग जाती हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं, बाकायदा चीज़ें नज़र आती हैं, आपको फील होती हैं। तो इसमें एक LSD एक ड्रग आ जाएगी। दूसरी ड्रग जो है वो इसमें, जैसे हैश की मैं बात कर रहा था शुरू में, तो हैश जो है वो इसमें आ जाती है। हैश एक ऐसी ड्रग है जो कि कैनबिस एक पौधा है जिससे बनाई जाती है। कैनबिस जो है उस पौधे के, ये marijuana, वीड और हैश ये सभी उस पौधे के डेरिवेटिव्स हैं। इवन भंग का पौधा जो है, इन सिंपल वर्ड्स, ज़्यादातर लोग देखा भी होगा, इट इज़ वेरी कॉमनली अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल। और बहुत सारे मैं देखता हूँ, बहुत सारे लड़के जो हैं इसको प्राउडली कैरी करते हैं अपनी गाड़ी पे। उन्होंने एक पत्ता सा बनाया होता है, लीफ एक होता है, वो कैनबिस का सिंबल है, marijuana का सिंबल है। तो उस पौधे से जब जो उसके पौधे, उस पौधे की जो लीव्स होते हैं, सिंपल ड्राई लीव्स जो हैं, और उसके फिर जो फ्लावर बर्ड्स होते हैं, उनसे वीड और marijuana बनती है। अच्छा, वो ड्राई फॉर्म होती है उसके लीव्स और बर्ड्स की। इस उसको अगर उसको थोड़ा प्रोसेस किया जाता है, उसका प्रोसेस कुछ लोग इस तरह बताते हैं कि खाल ली जाती है बकरे की और उसको बार बार यूं रगड़ा जाता है, मारा जाता है, जिसकी वजह से एक लिक्विड सा जनरेट होता है, उसको जमा कर लेते हैं, तो वो वैक्सी मटेरियल जो है वो हैश होती है। और फिर इसको आगे, आजकल तो इसमें मिलावट बहुत हो रही है क्योंकि आपके ये ड्रग माफिया और आप कह लें कि कंसर्न्स डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे कॉमन जो मिक्स चीज़ की जाती है हैश में, दैट इज़ मेहंदी। जो मेहंदी हाथों पे लगाई जाती है या बालों पे लगाई जाती है, वो मेहंदी हैश में मिक्स कर दी जाती है। तो अगर किसी के पास 1 किलो हैश है और आधा किलो वो मेहंदी डाल देता है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाता है। बट इससे होता ये है कि जो जो शख्स यूज़ कर रहा है
जाहिर है वो अनहेल्दी चीज़ यूज़ कर रहा है, तो उसके लंग्स जो हैं वो उनका क्या हशर होगा, उनके जहन का क्या हशर होगा। तो आजकल काफ़ी चीज़ें मिक्स की जा रही हैं। प्लस मैंने आपको बताया था जो डाउनर्स हैं, जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, वो क्रश करके उनका पाउडर जो है वो हैश में मिला दिया जाता है। और हैश सबसे ज़्यादा आप यूँ समझे इस्तेमाल की जाने वाली ड्रग है। रिसेंटली एक रिसर्च हुई जिसमें ग्लोबली ये एक रिसर्च थी जिसमें रिजल्ट ये आया, टीवी पे भी न्यूज़ ये शेयर की गई थी कि कराची जो है वो सेकंड नंबर पे आ चुका है इन यूजेज ऑफ हैश पूरी दुनिया में। एंड मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारे शहर हैं, लेकिन कराची दूसरे नंबर पे है और लाहौर भी कहीं पीछे नहीं है। तो पाकिस्तान में हैश का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। और हैश को इस्तेमाल जैसे मैंने बताया वो जॉइंट में किया जाता है, टबैको में इसको मिक्स किया जाता है। और कुछ लोग जो सादा सिगरेट है उसी को खाली करके टबैको में मिक्स करके दोबारा उसमें भर लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो बाकायदा रिजला पेपर खरीद के जॉइंट्स बनाए जाते हैं इसके। तो वीड और जो पाकिस्तान में ज़्यादा अवेलेबल जो है वो हैश है। वीड इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव इन पाकिस्तान। आई गेस इट इज़ नहीं, हैश पेन किलर में नहीं आती। हैश जो है वो माइंड बेंडर है। नम ज़रूर कर देती है आपको साइकोलॉजिकली, आप इमोशन आपको फील नहीं होते। सादा लफ्ज़ों में अगर हमें इन नेटिव या आपको लेम लैंग्वेज या स्ट्रीट लैंग्वेज जो होती है उसमें बताऊं, तो हैश को कहा जाता है ये खुश का ड्रग है, ये दिमाग को खुश कर देती है। तो पेन किलर की कैटेगरी में ये नहीं फॉल करेगी, रादर ये आपकी थिंकिंग प्रोसेस को बहुत ऑल्टर कर देती है, आपकी रीजनिंग को ख़राब कर देती है। हैश चरस को ही कहते हैं बिल्कुल। चरस और हैश हशीश एक ही चीज़ है। फिर इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। गर्दा गर्दा जो है उसकी थोड़ी ड्राई फॉर्म होती है। हैश जो है वो चर्स जो है वो थोड़ी वैक्सी फॉर्म होती है। फिर इसका ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है उस पौधे से। और जो उसका ऑयल है उसको हैश ऑयल या बबल ऑयल कहते हैं। उसका एक ड्रॉप भी एक सिगरेट में डाल दें तो दैट इज़ मोर देन अनफ। तो ये बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसकी अवेलेबल होती हैं। अगर हम स्ट्रीट नेम्स की बात करें तो ये जो जॉइंट में जैसे मैंने आपको बताया, तो कराची में मैं रहा हूँ, मैं लाहौर में भी रहा हूँ, तो मुझे इसकी मालूमात है इन चीज़ों की कि वहाँ पे कहते हैं इसको डोडा। ये जो हैश का जॉइंट होता है इसको वहाँ पे डोडा कहते हैं। लाहौर में इसको कहते हैं रोच। रोच कहते हैं। तो इसके डिफरेंट स्ट्रीट नेम्स हैं आपको, ये वीड, रोच, डोडा, मरवाना, गर्दा, चर्स, इन सारे नामों से आपको मार्केट में मिलेगी। बेसिकली डेरिवेशन एक ही है इसका। ये पौधे से ही बनाई जाती है, कैनबिस का जो पौधा है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन है सारी ड्रग्स की। अब ड्रग्स करती क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि साइंटिफिकली ड्रग हमारे साथ कर क्या रही है, हमारी ब्रेन केमिस्ट्री पे क्या हो रहा है। दो केमिकल्स हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि सब लोगों को उनका नॉलेज होना चाहिए, तमाम लोगों को, यानी कि इफ़ यू आर एसोसिएटेड विद साइकोलॉजी और नॉट, इट डजंट मैटर, आपको दो चीज़ों का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। हाँ जी, ये माइंड बेंडर्स ड्रग्स हैं, हैश की कैटेगरी की सारी। अच्छा, जो दो चीज़ें वो जिनका नॉलेज होना चाहिए, दो ब्रेन केमिकल्स ऐसे हैं। एक है होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक ऐसा ब्रेन केमिकल है जो हमें सुकून और इत्मीनान की खुशी देता है। ऐसी खुशी जो ठहरती है, ऐसी खुशी जो शायद मुझे सनसेट को देख के मिलती है, ऐसी खुशी जो अपने पेरेंट्स को देख के मिलती है। तो ऐसी खुशी को वो हमें सेरोटोनिन हमारा बूस्ट हो रहा है, हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से हम वैसा फील कर रहे हैं। सेरोटोनिन इज ऑल्सो एंटी डिप्रेसेंट एज वेल। जैसे कोई अगर एंटी डिप्रेसेंट खा रहा है तो बेसिकली वो डॉक्टर क्या चाह रहे हैं कि इनकी बॉडी में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बेहतर हो जाए। अच्छा, दूसरा जो केमिकल है वो है डोपामिन। डोपामिन हमें जोश वाली खुशी देता है। तो ये दोनों में फ़र्क है कि सेरोटोनिन हमें सुकून वाली खुशी देता है और डोपामिन हमें जोश वाली खुशी देता है। अब डोपामिन से जो जोश वाली खुशी आती है वो आती तो बहुत ज़्यादा है, अचानक से आती है, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन वो अचानक से चली भी जाती है। तो हम डिप्राइव्ड भी फील करते हैं और फिर हम उसके पीछे भागते भी हैं। तो जब कोई भी शख्स पहली दफ़ा कोई भी ड्रग यूज़ करता है तो उसको एक इतना अनहेल्दी अमाउंट में, यानी कि एक्सेस अमाउंट में उसको डोपामिन मिल रहा है। डोपामिन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है। अब डोपामिन जो है वो ऐसा केमिकल है जो हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी कि हमारी ज़िंदगी में हमें कभी भी मज़ा मिलेगा तो जहन में डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा है। खाना खा के हमें मज़ा मिलता है। अगर हम नॉन एडिक्टिव जो बिहेवियरल एडिक्शन है उनकी बात करें तो शॉपिंग करके मज़ा मिलता है, गेमिंग करके मज़ा मिलता है, जो वर्कॉलिज्म है, ओवर वर्क करके वो हमें मज़ा मिलता है, ओवर एक्सरसाइज करके हमें मज़ा मिलता है। तो उस वक्त ये जो जितनी भी बिहेवियरल एडिक्शन है ये बेसिकली डोपामिन की अनहेल्दी प्रोडक्शन की वजह से हो रही हैं।
तो इसी तरह जब कोई शख्स केमिकली उसको स्टिमुलेट करता है, केमिकली जाके हम अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को छेड़ रहे हैं, तो उसमें डोपामिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। अब फ़ायदा ये है कि वक्ती तौर पे बड़ा मज़ा आया, और सिर्फ ये एक ही फ़ायदा है। जी, बिल्कुल, डोपामिन जो है वो रिवॉर्ड सिस्टम को ऑपरेट करता है, और जब ड्रग्स हमारे रिवॉर्ड सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, तो हमारा माइंड ये परसीव करने लग जाता है कि ड्रग बहुत अच्छी चीज़ है, और फिर हमारा माइंड ही है जिसने हमें चलाना है, तो माइंड हमें जस्टिफिकेशंस भी दे रहा होता है। और एक माइंड ऐसे कैसे मान ले कि जिसको ड्रग्स करके उसके सारे परेशानी हल हो जाती है, उसको दुनिया हसीन नजर आने लग जाती है, उसको मजा आने लग जाता है, एक बेरंग सी जिंदगी रंग से भर जाती है, तो वो कैसे मान ले कि नशा बुरी चीज है। तो जब कोई शख्स अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को इतना ऑल्टर कर लेता है, तो उसका ब्रेन ड्रग्स को पॉजिटिवली परसीव करने लग जाता है, तो फिर हमारे डिफेंसेस जो हैं वो ऑन हो जाते हैं, जिसको सादा लफ्जों में डिनाइल कहते हैं, कि वो उस डिनाइल की स्टेट में चले जाते हैं कि उनके सामने दुनिया भी खड़ी होकर कहेगी कि ड्रग्स अच्छी चीज़ नहीं है, तो वो खुद कहेंगे कि नहीं, ये क्या फजूल सी बात है, ड्रग्स तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तुमने कभी यूज़ नहीं की इसलिए तुम्हें क्या पता। इवन मेरे क्लाइंट्स मुझे कहते हैं, सर आपने तो कभी यूज़ नहीं किया, आपको क्या पता। तो उनके जो ब्रेन पैटर्न्स है वो इस तरह डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो डोपामीन की अनहेल्दी प्रोडक्शन की वजह से एडिक्शन प्राइमरीली वहाँ रूट कॉज जो है, या बायोलॉजिकल कॉज की आप बात करें, तो वहाँ से ये मामला शुरू होता है। अच्छा, तो दो केमिकल्स हैं जो आपको हमें लाइफ में सेरोटोनिन के पीछे भागना चाहिए, डोपामीन के पीछे नहीं भागना चाहिए। और डोपामीन के अगर आप नेचुरल लेवल पे प्रोडक्शन करें तो दैट्स ओके फाइन, जिंदगी में मजा होना चाहिए, लेकिन हमें शॉर्टकट से मजा नहीं लेना चाहिए। और ड्रग्स करना एक मसनूई तरीका है डोपामीन को प्रोड्यूस करने का, और वो प्रोड्यूस भी अनहेल्दी अमाउंट में करता है। अब इसका नुकसान क्या होता है? अगर आप गूगल पे लिखें पाथवे ऑफ डोपामीन, तो आपको एक ब्रेन की पिक्चर नजर आएगी, जो कि लेटरल भी होगा, साइड से आपको ब्रेन की पिक्चर दिखाएंगे, और उसमें एरोज बने हुए होंगे। तो जहां जहां एरोज बने हैं वहां डोपामीन फ्लो कर रहा होता है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि एक हरा भरा सा घास है, एक ग्राउंड है, एक फुटबॉल फील्ड है, और वहां से अगर हम सब लोग मिलके एक ही जगह से बार बार गुजरना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ एक पाथवे बन जाएगा, यानी कि वहाँ वहाँ जो घास है वो डैमेज हो जाएगी, और वहाँ एक रास्ता सा बन जाएगा अगर हम स्पेसिफिकली एक ही रास्ते से गुजरे। तो डोपामिन का जो पाथवे है वो फिक्स है, लेकिन वो जब एक ही जगह से बार बार गुजरता है और इतनी ज्यादा अमाउंट में गुजरता है, जैसे सैलाब आ रहा है, तो डोपामिन का सैलाब जहन में आता है, तो आसपास के ब्रेन सेल्स जो हैं उनको डैमेज करता है। और इसके पाथवे की बात करें तो हमारे इमोशंस, सबसे पहले इमोशनल एरिया डैमेज होता है, कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें हम। उसके बाद हमारी मेमोरी इफेक्ट हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें भूलने लग जाते हैं, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, कि नई चीज़ें याद रखने में मसला होता है, पढ़ने में मसला होता है, जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, छोटी कमिटमेंट्स, किसी को टाइम दिया था भूल गए, वॉलेट कहाँ रखा है भूल गए, सेलफोन कहाँ है भूल गए, इस तरह की चीज़ें। और फिर ये मामला आगे बढ़ना शुरू होता है। जज्बाती मामला इतने इम्पल्सिव और रिएक्टिव हो जाते हैं, अपने इमोशंस को जो है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाते, और फिर डोपामिन का पाथवे जो है फ्रंटल लोब को हिट करता है। ये हमारा जो फ्रंट पे ब्रेन है, जो जिसको इंसानी दिमाग कहते हैं, जहाँ हमारे ह्यूमन स्किल्स स्टोर्ड हैं, यानी कि थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये सारे स्किल्स हमारे फ्रंटल लोब में है। और जब किसी शख्स की किसी बंदे की रीजनिंग ही इन्फ्लुएंस हो गई, कि उसके लिए तो ड्रग्स करने की रीज़न ही बहुत पॉजिटिव है, और उसके लिए फिर लोग पैरानॉइड हो जाते हैं कि मेरी फैमिली जो है मेरा भला नहीं चाहती है। लोग ट्विस्टेड अपने आइडियाज़ जो हैं उनको एंटरटेन करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो थिंकिंग ब्रेन है वो इन्फ्लुएंस हो चुका है। तो जब भी कोई शख्स ड्रग्स कर रहा हो, मैं ऐसे किसी क्लाइंट को काउंसिल नहीं करता जब मुझे पता चलता है कि कोई ड्रग्स कर रहा है। कोशिश ये होती है कि मैं उन्हें पहले ये कहता हूँ कि आप छोड़ने की कोशिश करें, और फिर हम काउंसलिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऐसे शख्स को बिठा के आप अगर उनसे रैशनल ग्राउंड्स पे भी बात करेंगे, तो उनके अपने जो इरैशनल बिलीव्स हैं वो इतने रिजिड होते हैं कि वो रिसेप्टिव नहीं होते, दे आर नॉट रेडी टू एब्जॉर्ब, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने जो पैराडाइम्स हैं उनको रिजिड किया हुआ है। और वो इसलिए नहीं कि वो अच्छे इंसान नहीं है, इसलिए कि वो एडिक्शन में आ चुके हैं, इसलिए कि वो बीमार हैं, इसलिए कि वो ड्रग्स उन्हें करने नहीं दे रही। तो डोपामीन बेसिकली आपके ब्रेन को इन्फ्लुएंस करता है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल लेवल, और फिर जब किसी का ब्रेन हेल्दी नहीं है तो उसका माइंड हेल्दी कैसे हो सकता है? ब्रेन और माइंड में मैं इस तरह फर्क करता हूँ कि ब्रेन जो है वो आपका ऑर्गन है, जैसे हार्ट है, जैसे लंग्स हैं, तो ब्रेन जो है वो हार्डवेयर है, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं दैट इज़ द सॉफ्टवेयर, जिसको मैं माइंड कहता हूँ। तो सॉफ्टवेयर में हमारे थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस आ जाते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है पूरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, एवरीथिंग। तो वो हमारा सॉफ्टवेयर भी फिर कैसे हेल्दी चल सकता है, यानी कि हमारी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है उसमें। फिर मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ, मैं दुनिया के बारे में क्या सोच रहा हूँ, ओवरऑल एवरीथिंग।
डायरेक्टली छोड़ें पीपल कम आउट, अच्छा नहीं, डायरेक्टली ये नहीं छोड़ सकते, इट डिपेंड्स कि आप कितनी स्टेज पे हैं। मैं स्टेजेस भी शेयर कर देता हूँ। पहली स्टेज जो होती है वो यूज़र की होती है। कोई भी शख्स जब ड्रग करना शुरू करता है तो वो इस इरादे से नहीं करता कि मैं किसी दिन एडिक्ट बन जाऊंगा। नोबडी प्लान्स दैट। हमें नहीं पता होता कि आगे जाके क्या होना है क्या नहीं होना है। सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे हम स्टार्ट करते हैं कि चलो चेक करते हैं, मज़ा लेते हैं, या दुख अपना है तो कोई उससे डील कर लेते हैं। तो जो भी कोई शख्स यूज़ कर रहा है ड्रग्स को तो उसे यूज़र की कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है। और यूज़र होने का मतलब है कि आप सोशली उसे यूज़ कर रहे हैं, यानी कि किसी फंक्शन पे, जैसे वंस इन 6 मंथ और मे बी वंस इन ईयर, तो इसका मतलब होगा कि आप यूज़र हैं। कोई इवेंट आता है, न्यू ईयर नाइट है, आपने उस पर यूज़ की, उसके बाद आपने नहीं सोचा यूज़ करने का, ना आपको विड्रॉल्स हुए ना कुछ, यूज़र को विड्रॉल नहीं होते। दूसरी कैटेगरी आती है एब्यूजर्स की। एब्यूजर्स को विड्रॉल होते हैं, लेकिन एब्यूजर्स एक फिक्स रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एवरी वीकेंड को यूज़ करेंगे, फिक्स अमाउंट होगी उनकी, और उनका टाइम भी फिक्स होगा यूजेज का। यानी कि उन्होंने अगर इरादा किया है कि उन्होंने अल्कोहल का 1 पैक पीना है तो वो 1 पैक ही पियेंगे। अगर उन्होंने इरादा किया कि 2 पैक पीने हैं तो 2 ही पियेंगे। अच्छा, नस्वार मुख्तलिफ किस्म की सुपारी। अच्छा, नस्वार जो है वो आ जाती है टबैको में। जो जैसे सिगरेट है, सिगरेट में टबैको है, और जो टबैको का प्लांट है उसी के पत्ते वगैरह लेके उसको प्रोसेस करके उसमें 2-3 चीज़ें और डलती हैं। चूना डलता है, मुझे ये पता है। तो उसको उसको इस तरह चीज़ें मिला के उसको बनाया जाता है। तो वो आप ज़्यादा ये समझें कि ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ निकोटीन है। सिगरेट में निकोटीन कम होता है, नस्वार में ज़्यादा होता है। तो नस्वार जो है वो आ जाती है, बेसिकली निकोटीन जो है इसको कहा जाता है, ये एंटीसेप्टिक केमिकल है। आता ये अपर की कैटेगरी में है। निस्वार की वजह, इसको छोड़ा कैसे जाए, आई गेस निस्वार का ही पूछ रहे हैं। टेपर ऑफ करके आप छोड़ सकते हैं। मैं बता देता हूँ अभी इसको छोड़ने के तरीके क्या हैं। पहली चीज़ ये है कि आप यूज़र होते हैं, यूज़र के बाद एब्यूज़र आता है। एब्यूज़र की मैंने बताया कि रूटीन फिक्स होगी। अच्छा, जब कोई एडिक्ट बन जाता है, ये तीसरी स्टेज है, और हमेशा यूज़र ही एब्यूज़र बनते हैं और एब्यूज़र ही एडिक्ट बनते हैं, कोई भी डायरेक्ट एडिक्शन पे नहीं चला जाता। तो इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हमने शुरू में डिस्कस किया कि प्रोग्रेसिव इलनेस है, तो प्रोग्रेस यहीं से हो रही है कि कोई यूज़ कर रहा है तो उसमें चांसेस हैं कि वो एब्यूज़र बनेगा, और फिर कोई एब्यूज़र बन गया है तो उसमें चांसेस हैं कि वो एडिक्ट बनेगा। और आप जैसे जैसे आगे जाएंगे उतना नशा छोड़ना मुश्किल हो जाता है। एडिक्ट की अलामतें क्या हैं वो बता देता हूँ। एडिक्ट में लॉस ऑफ कंट्रोल आ जाता है ओवर ड्रग्स। इस आर्टिकल में भी लॉस ऑफ कंट्रोल है, आपको ये हैंड आउट शेयर हो जाएगा। लॉस ऑफ कंट्रोल का मतलब है कि अब वो जो ड्रग आप यूज़ कर रहे हो उस पर कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल जो है उसको स्पेसिफाई किया जाता है 3 चीज़ों से, कि आप कितनी अमाउंट में यूज़ कर रहे हो, नंबर 1। और जैसे आपने डिसाइड किया था कि मैं 1 सिगरेट पीऊंगा तो आप 2 पी लेते हो, अमाउंट फिक्स नहीं रही। यानी कि जो इरादा था अमाउंट का वो कंप्रोमाइज़ हो गया, उस पर कंट्रोल नहीं है बेसिकली। डिसाइड किया था 1 पैक पीना है तो 2 पी लिए, डिसाइड किया था 4 पैक पीने हैं तो 10 पी लिए। तो कंट्रोल नहीं है कि कितनी अमाउंट यूज़ करनी है उस पर। और फिर दूसरी चीज़ है कि कब यूज़ करनी है, टाइम। टाइम इसका जैसे शुरू में फिक्स होता है। यूजर्स का टाइम तो यूजर्स तो इरादतन करते भी नहीं है, सोशली करते हैं। यूजर्स का टाइम फिक्स होता है कि उन्होंने मिसाल के तौर पे रात को 6 बजे के बाद या सुबह उठने के बाद 1 सिगरेट पीना है, तो वो उस तरह अपनी फिक्स टाइम पे पीते हैं। तो उन्होंने उसके अलावा उस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बाकी रूटीन हेल्दी चल रही है। एडिक्ट का कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो सुबह भी पी सकता है, वो शाम को भी पी सकता है, उसका जब दिल करेगा तब पी लेगा, या जब दिल करेगा तब अपने स्वाद रख ली, या जब जब दिल करेगा तब हैश यूज़ कर ली। तो मामलात मर्जी पे जब चलने लग जाते हैं, जब कोई फिक्स टाइम नहीं होता, तो आप एडिक्शन की तरफ जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ आ जाती है प्लेस। इसी तरह प्लेसेस भी फिक्स होती हैं। और ख़ास तौर पे अब्यूज़र जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि जगह जो है आपकी मखसूस हो, कि आप अपने सेफ एनवायरनमेंट में घर पे बैठ के अकेले में आपने कर लिया, किसी को पता नहीं है। या आप अगर कहीं सोशली भी कर ले हो तो किसी दोस्त के पास जाके कर लिया, और बस वहाँ अपने घर पे कभी नहीं किया। लेकिन एडिक्ट के साथ ऐसा नहीं हो रहा था। एडिक्ट अपने वॉशरूम में भी ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अपनी गाड़ी में भी कर रहे हैं, ऑफिस में भी कर रहे हैं, घर पे भी कर रहे हैं, बाहर सोशली बाहर भी कर रहे हैं। तो जगह तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, कोई फिक्स जगह नहीं रहती। तो जब आपका कंट्रोल ना रहे ड्रग्स यूज़ करने की जगह पे, टाइम पे और इसके मिकदार पे, 3 चीज़ें हैं, अमाउंट, प्लेस एंड टाइम। जब ये तीनों चीज़ें लॉस ऑफ कंट्रोल की, इस पे कंट्रोल नहीं रहता, तो वो लॉस ऑफ कंट्रोल हम उसे स्पेसिफाई कर देते हैं। और अगर इन तीनों में से किसी एक पे भी कंट्रोल नहीं है, फॉर एग्जांपल जी, जगह फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है, लेकिन जो है टाइम फिक्स नहीं है,
ठीक है, तो फिर भी आप एडिक्ट में कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर कोई शख्स यूज़र है तो खैर है, या यूज़र होना अच्छी चीज़ है, अब्यूज़र और एडिक्ट होना बुरी चीज़ है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ आ जाती है जिसे हम फिर कॉजेज़ की बात करें तो जीन्स और मेटाबॉलिक एरर की बात आ जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग, अच्छा हाँ, ये स्मेल करना जो है ये इनहेलेंट्स ड्रग्स होती हैं। होता ये है कि जितने भी इनहेलेंट स्प्रे होते हैं इनको स्प्रे फॉर्म में लाने के लिए उसमें कुछ अल्कोहल का अमाउंट डाला जाता है और उसे स्मेल करने से और समद बॉन्ड को स्मेल किया जाता है, पेट्रोल को स्मेल किया जाता है, डेटॉल का आपने लिखा, स्पिरिट्स में अल्कोहल होती है, तो वो अल्कोहल डिप्रेसेंट है, तो स्मेल करने से भी वो सेम इफेक्ट आएगा। इनहेलेंट, इसको इनहेलेंट, जितने भी नशे इनहेलेंट की कैटेगरी में ये डल जाते हैं, तो ये बिल्कुल ये भी एडिक्टिव है। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि मेटाबॉलिक एरर होता है और जीन्स होती हैं। अच्छा, जीन्स जो है वो फिर ऐसा है कि कोई शख्स अगर ये रिस्क लेता है, जैसे जीन्स की स्टडी काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही है, मतलब आपको नहीं पता, अब बच्चा पैदा होता है तो ये नहीं पता होता उसका नाक किस पे जाएगा, आंखें किस पे जाएंगी, वो तो पैदा होने के बाद पता चलता है कि नाक जो है वो अब्बा जी पे गया है और आंखें जो है वो माँ पे गई हैं। तो जीन्स की स्टडी इस तरह जो हमारे फिजिकल फीचर्स ला रही है हमारे अंदर, वो बीमारियां भी लेके आती हैं। जिस तरह डायबिटीज जो है वो एक जेनेटिक इलनेस है, हार्ट प्रॉब्लम जो है वो जीन्स में ट्रैवल करती हैं, इसी तरह ड्रग एडिक्शन भी जीन्स में ट्रैवल करती है। स्पेसिफाई जीन आज तक नहीं की गई, रिसर्चेज इतनी डिटेल नहीं हुई हैं कि आप जीन को पिन पॉइंट करें या जीन को डील कर सकें, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्टडी है। तो अगर कोई शख्स कहता है कि यार मैं यूज़र रहूंगा और मैं नशा शुरू कर लेता हूँ, लेकिन मैं अब्यूज़र में जब जाने लगूंगा तो मैं छोड़ दूंगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके अंदर वो जीन्स मौजूद है या नहीं, आपको नहीं पता कि आप कब कब एडिक्शन में आ जाओगे, और जब कोई एडिक्शन में आ जाता है तो फिर उसे विड्रॉल्स होते हैं। विड्रॉल्स पे भी हम बात करेंगे। अच्छा, अब जीन्स में ये होता है कि ये बहुत सारी जीन्स सबमिसिव होती हैं। तो अगर कोई शख्स ये इस इरादे से शुरू करता है कि मैं तो सिर्फ यूज़र ही रहूंगा और मैं शुरू कर लेता हूँ और बाद में छोड़ देंगे मज़ा लेके, और लेकिन उसके अंदर अगर जीन्स मौजूद हैं तो वो ट्रिगर हो जाएंगी। वो सबमिसिव जीन्स का मतलब है वो कहीं दबी हुई है नीचे, लेकिन जब कोई शख्स नशा करता है तो वो जीन्स छिड़ के सामने आ जाती हैं। और सिर्फ एडिक्टिव जीन्स सामने नहीं आती, एडिक्टिव जीन्स के साथ साथ बहुत सारी और जीन्स, जैसे कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाते हैं। बहुत जी, बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं उनके मूड डिसऑर्डर ट्रिगर हो जाते हैं, डिप्रेशन आ जाता है, लाइफ में एंजाइटी इश्यूज ट्रिगर हो जाते हैं। तो आपकी जीन्स को ड्रग्स डायरेक्टली जाके छेड़ देती हैं, यानी कि जितने भी सबमिसिव इश्यूज होंगे, जो ठहरे हुए दबे हुए आपके सोए हुए इश्यूज हैं, उनको जगा देती है। तो अगर कोई शख्स किसी की जीन्स में एडिक्शन मौजूद है और वो ड्रग्स करता है इस इरादे से कि मैं यूजर हूँ तो मैं तो बाद में छोड़ दूंगा, और उसकी जीन्स ट्रिगर हो जाती हैं, तो फिर आप फंस जाते हैं, यू कैन नॉट देन मूव ऑन। फिर आपको प्रॉपर छोड़ने के लिए ट्रीटमेंट की तरफ आना पड़ता है। अच्छा, विड्रॉल्स की हम बात कर रहे थे। विड्रॉल्स जो है ऐसी सिम्टम्स को कहा जाता है जो ड्रग्स छोड़ने के बाद आती हैं। विड्रॉ का मतलब है किसी चीज़ से दूरी करना या किसी चीज़ को रोक देना, विड्रॉ कर देना। तो जब आप ड्रग्स से दूरी इख्तियार करते हैं तो फिर सिम्टम्स आती हैं, और विड्रॉल सिम्टम्स खासी सिवियर होती हैं। दो तरह के विड्रॉल्स होते हैं। कुछ होते हैं एक्यूट विड्रॉल्स, जो कि पहले शुरू के दिन होते हैं, शुरू के 12 दिन 15 दिन, इट एक्सटेंड टू 20 डेज एज वेल। आप कौन सा ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, कितनी अमाउंट में कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि विड्रॉल्स कितने सिवियर होंगे। तो जो शुरू के 20-25 दिन में जो तकलीफें होती हैं उन्हें एक्यूट विड्रॉल्स कहते हैं, और उसमें ज़्यादातर फिजिकल पेन होती है। जब कोई अचानक से ड्रग्स छोड़ता है तो साइकोसिस में चले जाते हैं, जिसे हम कहते हैं वो डिलेरियस स्टेट में चले गए हैं। डिलेरियम में ये होता है कि आपके सेंसेस आपका साथ नहीं दे रहे होते, चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी फेज होता है। अगर मेडिसिन के साथ आप डील कर रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ अगर आप खुद से अपने आप से इसको डील करने की कोशिश करें। उसके अलावा बॉडी एक्स होते हैं, शदीद दर्द होती है पूरे जिस्म में, और पेट खराब हो जाना, और जैसे जो क्रिस्टल है उसके साथ और हेरोइन के साथ ये बहुत ज़्यादा फिजिकली सिवियर होते हैं। पॉर्न एडिक्शन कैसे? तो पॉर्न एडिक्शन जो है वो केमिकल एडिक्शन नहीं है, वो एक नॉन केमिकल एडिक्शन है, उस पर फिर किसी दिन हम बात कर सकते हैं। अच्छा, जो विड्रॉल्स हैं, और पॉर्न के भी विड्रॉल्स होते हैं कि उसके साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स होते हैं। तो जो हेरोइन है उसके फिजिकल विड्रॉल्स होंगे सिवियरली, क्रिस्टल मेथ के सिवियर फिजिकल विड्रॉल्स होंगे। अल्कोहल के विड्रॉल्स जो हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, हिडन होते हैं, देर तक रहते हैं, देर से बाहर आते हैं। अच्छा, आज के सेशन में मुश्किल होगा कवर करना, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा,
तो उसके बाद चीज़ आ जाती है कि आपके जो हैश है, हैश जो है वो साइकोलॉजिकल विड्रॉल्स उसके होते हैं, फिजिकल विड्रॉल उसके नहीं होते। और साइकोलॉजिकल विड्रॉल में हैश में आ जाता है कि इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। शीशा जो है जी उसमें टबैको यूज़ होती है, कुछ लोग उसमें हैश भी डाल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो टबैको का मिक्सचर होता है, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म होती है। रिसर्चेज ये कहती हैं कि शीशे का एक पफ जो है दैट इज इक्वल टू 18 नंबर ऑफ सिगरेट्स, तो इतना ज़्यादा टबैको उसमें होता है। अच्छा, अब बात हम कर रहे थे हैश की। हैश जो है वो फिर उसके विड्रॉल्स हैं वो साइकोलॉजिकल होते हैं, यानी कि हैश जो है वो आप माइंड बेंडर ड्रग है, तो मूड इतना खराब कर देती है कि बंदा चिड़चिड़ा रहता है और आपकी ईटिंग हैबिट्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और फिर गुस्सा ज्यादा आता है। इसी तरह फिर गुस्सा ज्यादा आता है तो जब कोई शख्स छोड़ने की कोशिश भी कर रहा है बगैर घर वालों को बताए कि यार मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन उसका मूड चेंज हो जाता है, घर वालों से लड़ता है, लड़के गुस्सा आता है और जाके दोबारा ड्रग्स कर लेते हैं, तो रिलैप्स हो जाते हैं। तो खुद से छोड़ना जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि इनके विड्रॉल्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो इसमें आपको दोनों हेल्प चाहिए होती हैं, मेडिसिन की हेल्प भी चाहिए और साथ आपको काउंसलिंग की हेल्प भी चाहिए। यानी कि यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इलनेस एज वेल, कि बीमारी क्या है, कैसे ऑपरेट करती है, तभी आप इससे डील कर सकेंगे। और उसके बाद फिर आप लोगों ने जिसने भी छोड़ना है या आपने किसी को हेल्प करना है, अच्छा, डायग्नोज हम कैसे करते हैं? अच्छा, डायग्नोसिस जितनी भी है वो सिम्टोमेटिकल होती है। क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए डिस्प्ले होता है, चला जाता है, तो आई ट्राई एंड रीड इट क्विकली। जो डायग्नोसिस है वो सिम्टोमेटिकल होती है, यानी कि हम कोई ऐसे डिटेल्ड टेस्ट नहीं करते कि हम उसके ब्लड का टेस्ट करवा लें, हम सीटी स्कैन और एमआरआई की तरफ जाएं, तो वो नहीं होता। एक सिंपल सा टेस्ट है जिसे टीएलसी यूरिन टेस्ट कहा जाता है। जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं या जितने भी बड़े भाई छोटे भाइयों को हेल्प करना चाहते हैं, या इवन फ्रेंड टू फ्रेंड आप हेल्प करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू नो कि आपका लव वन जो है वो ड्रग यूज़ कर रहा है कि नहीं, तो एक टेस्ट है टीएलसी यूरिन के नाम से, जिसमें आपको सारे ड्रग्स के वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसमें परसेंटेजेस नहीं आती, येस और नो आ जाता है, वो यूरिन टेस्ट होता है। अच्छा, यूरिन टेस्ट जो है उसमें पता चल जाता है कि आपकी कौन सी ड्रग्स बॉडी में है या नहीं है, और उसके सर्टेन डेज तक वो रहता है। तो आप अगर आप पे किसी को शक है, आपको किसी पे शक है, तो आप उसका टेस्ट करवा सकते हैं और विद इन अ वीक आपको उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी। विदाउट टेस्ट जो है वो बिहेवियर से पता चल सकता है, बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जब भी कोई शख्स ड्रग यूज करेगा तो उसकी सेल्फ केयर पुअर होने लग जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, उसकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी, आपको ऐसे बिहेवियर्स नजर आएंगे, आपको चीजें नजर आने लग जाएंगी, आपको रिजला पेपर आसपास मिलने लग जाएगा, आपको वो इक्विपमेंट्स मिलने लग जाएंगे, वो शख्स अकेला रहने लग जाएगा। आइसोलेशन इन वन वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियरल सिम्टम इसकी, कि वो शख्स अकेला रहना पसंद करता है, और अकेला रहना जाहिर है वो समझ भी आता है कि वो अपनी ड्रग्स के मामला शेयर नहीं कर सकता फैमिली से या किसी से, छुपाना जरूरी होता है। झूठ बोलना, झूठ बोलना एक और इम्पोर्टेंट जो है वो सीक्रेट टाइप बिहेवियर। अच्छा, झूठ बोलना जो है वो एक और सिम्टम आ जाती है। तो ये कुछ ऐसे हैं कि पेरेंट्स को विजिलेंट रहने की जरूरत होती है ओवरऑल। जहाँ सीक्रेट टाइप बिहेवियर, मुझे समझ नहीं आया आप क्या पूछना चाह रहे हैं, लेकिन सीक्रेट टाइप से ये कि कोई ऐसा रवैया हो कि पिन पॉइंट हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ओवरऑल हर चीज के बारे में ही आपको ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों की सोहबत कैसी है, इन सब चीजों को देखना पड़ता है। और मैं हमेशा पेरेंट्स से कहता हूँ कि बजाय इसके कि आप शक की बुनियाद पर बच्चों से डील करें, आपने कोशिश करनी है कि आप जो है वो टेस्ट करवा लें। मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस को बड़ा नॉर्मल बनाने की ज़रूरत है। मैंने अपने भाइयों को बोला हुआ है घर पे, ऑल्दो कि मुझे पता है वो सिगरेट तक नहीं पीते, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टेस्ट करा लूंगा। ये कंसेंट पेरेंट की तरफ से होना चाहिए बच्चों को, कि अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपका टेस्ट करवाएंगे। अगर हम यूरोप में देखें तो वहाँ टेस्ट करवाना इज़ वेरी कॉमन, यहाँ पे पाकिस्तान में इतनी प्रैक्टिस नहीं है। तो बजाय इसके कि आप शक की बुनियाद पर उनसे लड़ाई करें, कैन यू टॉक मोर ऑन मेंटल हेल्थ? हाँ, मेंटल हेल्थ पे भी बात कर लेते हैं। टेस्ट करवा लेना जो है वो फायदेमंद होता है। अच्छा जी, अब ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे थे। ट्रीटमेंट में क्या किया जा सकता है, व्हाट आर दी ऑप्शंस अवेलेबल? सबसे पहले जो ट्रीटमेंट का मेथड था वो ये था कोल्ड टर्की मेथड, जिसे कहते हैं टेस्ट करवाने में आमादा करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ जी, बिल्कुल मुश्किल होता है, और वो बच्चे कंप्लाई नहीं करेंगे जिन जिन पे आपकी रेट स्टैब्लिश नहीं है। मैं किसी और दिन पेरेंटिंग पे बात कर लूंगा, क्योंकि जब पेरेंटिंग आप सही से नहीं कर पाते हैं तो माँ बाप की रेट स्टैब्लिश नहीं होती है। घर पे कैसे काउंसलिंग की जा सकती है? काउंसलिंग काउंसलर ही कर सकता है, और काउंसलर जो है वो जाहिर है प्रोफेशनल होते हैं, वो ही कर सकते हैं। और घर पे भी होम सेशंस होते हैं, ऑनलाइन सेशंस होते हैं, उस तरह हो सकती है।
पेरेंट्स ने डील करना होता है, फैमिली ने काउंसिल नहीं करना होता। आप काउंसलर ना बने, बल्कि आपका अपना जो उनके साथ रिश्ता है वो अच्छे से डील कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि पेरेंटिंग पे हम किसी और दिन कर लेंगे। पेरेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, टफ लव के इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है। टफ लव क्या है, उसके कितने प्रिंसिपल हैं, बच्चों के साथ कैसे उसको अमली शक्ल देनी है, को डिपेंडेंसी क्या होती है। जहाँ भी किसी के घर में अगर कोई शख्स नशा इस्तेमाल कर रहा है तो जो बाकी के अफराद हैं घर पे वो को डिपेंडेंट हो जाते हैं, यानी उनके बीमार रवैयों की आदत हमें पड़ जाती है और फिर हम बीमार बीमार चीज़ों को न्यू नॉर्मल समझने लग जाते हैं। बिल्कुल इफेक्टिव है, तो इस पे हम किसी और दिन भी बात कर लेंगे। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पहली कोल्ड टर्की मेथड है कि अचानक से ड्रग्स छोड़ दो फौरन से। उससे होगा क्या, दर्दें तकलीफें आएंगी, बर्दाश्त करो। दिस वाज द ओल्डेस्ट मेथड जो नशा छोड़ने का था। फर्स्ट ट्रीटमेंट आप कह लें इस तरह था कि आप खुद को आइसोलेट कर लेते थे क्लाइंट्स और छोड़ने की कोशिश करते थे और दर्द तकलीफ से गुजरते थे। उसके बाद एक कॉमन मेथड जो है वो टेपर ऑफ करने का है कि अगर कोई शख्स जो है वो 20 सिगरेट पी रहा है हैश के एक दिन में, तो 15 कर दे, 15 से 13 कर दे, 13 से 12 कर दे, 12 से 10, 8, 2, 1, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके कम करे और ख़त्म करे। और जाहिर है जब वो आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा तो इसमें वक्त लगेगा। प्रॉब्लम ये होता है इस मसले में, प्रॉब्लम ये होता है इस मसले में कि ये मसला जो है इसमें रीबाउंड इफेक्ट आता है कि क्लाइंट जो है वो कम जरूर कर लेते हैं अपने सिगरेट्स को। जैसे अगर कोई शख्स 20 सिगरेट एक दिन में पी रहा है, वो 10 पे ले आया, तो एक वक्त आएगा जब वीक मोमेंट्स आते हैं लाइफ में, जब वो घर वालों से लड़ा हुआ है, लाइफ में कोई ब्रेकअप हो गया, कोई बिजनेस डाउन हो गया, तो वो दोबारा से अपना यूजेज बढ़ा लेते हैं। तो जो मेहनत की हुई होती है ओवर द स्पैन ऑफ टाइम वो ज़ाया हो जाती है, तो फिर दोबारा टेपर ऑफ करने की तरफ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरा मेथड जो आ जाता है वो ये आता है कि आप ड्रग्स फौरन से छोड़ दें और उसके साथ दवाइयाँ शुरू कर दें, यानी कि मेडिकल हेल्प ले लें। और ये सबसे कामयाब मेथड है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी चल रहा है। बहुत सारे सवाल आए जा रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको एड्रेस कर लूँ साथ साथ। अच्छा, अब लास्ट मेथड जो है इसको कहा जाता है कि आपकी मेडिसिन भी साथ चलेगी। ड्रग्स एडिक्टिव मेडिसिन नहीं होती है। आप बहुत सारा ये कि मिथ भी है कि एडिक्टिव मेडिसिन दी जाती हैं और नशा छुड़वा के दवाइयों का नशा हो जाता है। अगर कोई दवाई पेन किलर की कैटेगरी में आती है तो उसका नशा ज़रूर होगा, अगर कोई दवाई नींद की दवाई है उसका नशा ज़रूर होगा। इन दो दवाइयों के अलावा जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं, वो साइकेट्रिस्ट जो दवाइयाँ देते हैं वो साइकेट्रिक मेडिसिन होती हैं, उसमें डोपामिन ब्लॉकर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं, मूड स्टेबलाइजर्स होते हैं। अगर कोई शख्स हैश छोड़ा है तो उसका मूड खराब होगा, तो अगर उसको मूड स्टेबलाइजर दे देंगे तो उसका मूड ठीक रहेगा, उसके लिए वो मुश्किल वक्त गुजारना आसान हो जाता है। तो इस तरह ये मेथड सबसे सक्सेसफुल है जो कि आजकल चल रहा है। मेडिसिन आपको हेल्प करती है, इनिशियल स्टेज काउंसलिंग का पैरेलल चलती है और ड्रग्स फौरन से छुड़वा दी जाती है। ये सबसे सक्सेसफुल मेथड है। अब मेडिसिन देने के लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी पड़ती है, तो खुद से छोड़ना मुश्किल है। अगर कोई यूजर की कैटेगरी में है तो वो खुद से जरूर छोड़ सकता है। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि यार वो फलाना दोस्त मेरा इतने अरसे से कर रहा था इस्तेमाल और उसने छोड़ दिया, खुद से ही छोड़ दिया, उसने इरादा किया और उसकी विल पावर बड़ी मजबूत थी और उसने छोड़ दिया। तो वो होता इसलिए है क्योंकि वो एडिक्ट नहीं हुए हुए होते, इसलिए उनके लिए छोड़ना आसान है और वो छोड़ सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल एक एक करके पूछ लें। आप लोग सवाल पूछ रहे थे, आई वाज ट्राइंग टू एड्रेस देम। हमारे ब्रांडेड स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नशा आम है? बिल्कुल है। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं जो कि 6th-7th ग्रेड से उन्होंने नशा शुरू किया, स्कूल में किया, और सिगरेट और हैश का नशा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे भी अवेयरनेस रिफॉर्म्स होनी चाहिए जी। मैं अपने तौर पे काम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से सब साइकोलॉजिस्ट को करना चाहिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों को ये नॉलेज देना चाहिए। जितने भी माँ बाप है मैं बता दूं, शर्माए मत बच्चों से बात करने के लिए। आप लोगों की जो शर्मिंदगी है वो महंगी पड़ जाती है बाद में। महंगी इससे पड़ जाती है कि आप लोग जो है बच्चों, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चों के साथ इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, बच्चे को नॉलेज दे के हम और बिगाड़ देंगे। बच्चों में क्यूरोसिटी होती है, अगर आप उनकी क्यूरोसिटी पहले से ही डील कर देंगे तो बच्चा पहली बात आप पे आपके पास वो ट्रस्ट डेवलप करके रीच आउट करेगा कि जब वो कहीं देखेगा कि फलाना लड़का कहीं यूज कर रहा है तो वो आपके पास आएगा और बात करेगा, शेयरिंग करेगा, आपका उनका रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से डेवलप हो रहा है। और उसके बाद फिर आप उनको नॉलेज दे रहे हैं जो कि साइंटिफिक नॉलेज है, जो कि स्वीट विजडम नहीं है। अगर मैं अगर टीनेज में अपने दोस्त से जाके पूछता हूँ कि चर्च क्या होती है, तो मेरा दोस्त कह सकता है कि यार ये बड़ी मजे की चीज़ है और इसको करके तो सारी टेंशनें खत्म हो जाती हैं, तो आओ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं रादर के मैं उस वीक नॉलेज पे, अपने दोस्त के वीक नॉलेज पे रिलाई करूँ, आप साइंटिफिक नॉलेज बच्चों को दें
उनके साथ इस टॉपिक पे बात करें। प्रिवेंशन के लिए हम नॉलेज प्रोवाइड करें। तो इस तरह स्कूल्स में भी मैं एक आध स्कूल्स में गया हूँ और कोशिश होती है कि उनसे इस टॉपिक पे बात करें। काफ़ी सारी डिफिकल्टीज हमें भी फेस करनी पड़ती हैं क्योंकि स्टिग्मा एंड एवरीथिंग इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, सेल्फ स्टीम का बीच में सवाल आया था, पॉर्न एडिक्शन का सवाल आया था, उसको एड्रेस कर लेते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ अब वन बाय वन हम चीज़ों को एड्रेस करें। क्वेश्चंस ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं। मिस आयशा, आप सुन रही हैं? अगर आप जो भी लोग सवाल करना चाह रहे हैं उनके माइक ऑन कर सकें और वो जी एक जी एक करके बिल्कुल वन बाय बिल्कुल वन मैं क्वेश्चन। सुन रही हूँ। जी एंड पार्टिसिपेंट्स आर अलाउड टू अनम्यूट देमसेल्व्स, तो आप लोग प्लीज एक एक करके खुद से पूछ लें। जी, प्लीज टेक योर टाइम और आप सवाल पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी सलाम। जी पूछिएगा फातिमा। सर मैंने इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा मैंने काम भी किया है, इसलिए मुझे ना स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये मसला बहुत ज्यादा स्वेर नजर आता है। मतलब हमारे वो नौजवान ना तो एक दूसरे से डिस्कस करना चाहते हैं, और जो मैंने इसकी मतलब मैंने काउंसलिंग भी की ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स की, तो वहां पे मुझे ये रीजन नजर आया कि वो लोग सोसाइटी से बहुत कट ऑफ होते हैं, होपलेस होते हैं, और हम उनको डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट के लिए वो कभी भी जो है वो राजी नहीं होंगे। उनको कुछ हिडन ऐसे मेथड्स होने चाहिए जिसके जरिए हम उनके साथ जो है अच्छे तरीके से बात के जरिए उनकी जहन साजी कर सकें, उनकी माइंड मैपिंग कर सकें। और इसमें माइंड मैपिंग बहुत अहम है। मतलब आपके सारे लेक्चर में वो सारी चीजें तो हमें पता चल गई कि इसकी वजूहत क्या है, कौन कौन से नशे हैं, लेकिन इसके जो तरीके हैं कि हम कैसे एक पेशेंट को जो है वो समझा सकते हैं, कैसे उसे छुड़वाने की तरफ ला सकते हैं, ये बहुत कम है। और हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर बहुत से मोटिवेशनल लेक्चर्स होते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत 10% भी नहीं है हमारे कॉलेजेस के अंदर। इस पे बात करनी चाहिए और हम इसको कैसे मतलब कर सकते हैं। अब हर कोई माहिर नफ्सियात भी नहीं है, और नफ्सियात के बारे में अगर कहा जाए ना तो 100% में सिर्फ 5% लोग हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि नफ्सियात भी कोई चीज है, या इस तरह के डॉक्टर से भी रजू करना चाहिए। तो आप इसमें मुझे क्या मशवरा देंगे कि हम इस किन तरीकों के साथ कर सकते हैं? ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें इसका हल मिले कि हम यूथ को रोक कैसे सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करके तो हम मतलब बहुत कम लोगों को इस चीज पे ला सकते हैं कि वो बात माने और टेस्ट करवाएं, खासूसन पाकिस्तानी सोसाइटी में। नहीं, यू आर वेरी राइट कि जो प्रिवेंशन का काम है ये उस वक्त होता है जब कोई शख्स एडिक्शन में नहीं पड़ा हो। यानी कि अभी कोई ऐसे बच्चे हैं जो नशा उन्होंने इस्तेमाल नहीं करना शुरू किया, तो उस एज को टारगेट करके मैं सेशंस करता हूँ 14-15 साल के बच्चों के साथ जिन्होंने नशा शुरू नहीं किया, तो उन्हें तैयार किया जाता है। प्रिवेंशन पे काम उनके साथ होता है। अगर कोई नशे में पड़ चुका है तो उसका तो हम इलाज की तरफ ही लाना बेहतर है। साइको एजुकेशन जो है वो पहली चीज़ है। ऐसे बच्चों को मालूमात देना जो कि नशे में नहीं है अभी, उनको आप प्रिपेयर कर दें पहले कि नशा क्या चीज़ है। उनकी क्यूरोसिटी वहीं पे सेटल हो जाएगी। और फिर पीयर प्रेशर, जो मैंने शुरू में रीजन बताई थी, पीयर प्रेशर भी आता है तो उन्हें पता होगा कि यार मुझे पता है ये क्या चीज़ है, मैं नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बच्चों में ना करने की सलाहियत पैदा हो, बच्चों की सेल्फ स्टीम बेहतर करें। हम सेल्फ स्टीम कहाँ से बेहतर होती है? घरों से बेहतर होती है। अगर मैं ही अपने घर में अपने किसी छोटे भाई को कहता हूँ कि मैं उसके छोटे कद पे उसका मजाक उड़ाता हूँ, मैं उसकी टेढ़ी नाक पे उसका मजाक उड़ाता हूँ, तो मैं ही उसकी सेल्फ स्टीम खराब कर रहा हूँ। मैं उसे कॉन्फिडेंस घर से नहीं दे रहा, तो बाहर जाके वो अप्रूवल ही सीख करेगा, वो दूसरों के प्रेशर में आएगा। तो अगर हम यंगस्टर्स को प्रिवेंशन के लिए हम यंगस्टर्स को टारगेट करते हैं, टीनेजर्स के साथ काम करते हैं, स्कूल में साइको एजुकेटिंग लेक्चर्स होने चाहिए। यू आर वेरी राइट, मोटिवेशनल काफ़ी सारे चीज़ें हो रही हैं लेकिन इस पे बात नहीं होती। और ऐसे बच्चों के साथ बात करना जो भी ड्रग्स में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मैं इसमें सिप्तैन आपसे पूछना चाहूंगी कि अवेलेबिलिटी मैकेनिज्म्स क्या होते हैं? मतलब पेरेंट्स को या उनको तो समझ नहीं आती कि मिल कैसे जाती है इतनी आसानी के साथ। आप कह रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 6-7 क्लास के उनके लिए भी अवेलेबल है, तो उसके अवेलेबिलिटी मैकेनिज्म्स पे अगर थोड़ा सा आप बताएं। अच्छा जी, अवेलेबिलिटी इज वेरी बहुत बड़ा कंसर्न है ये। इट्स अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक, बहुत सारी बात भी इस पे होती है। ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। कोई एक बच्चा जो है वो स्कूल में ऐसा होता है जो कि सबको सप्लाई कर रहा होता है, और उसमें इसको पैडलिंग कहते हैं कि मैंने एक डीलर से खरीदी है और डीलर से खरीद के मैं आगे बेच रहा हूँ, और उसमें ज़ाहिर है मैं अपना प्रॉफिट भी रखता हूँ। तो बच्चे इस तरह पैडलिंग करना शुरू कर देते हैं। बच्चे पैडलिंग क्यों करते हैं?
बच्चे पैडलिंग जो अपनी पॉकेट मनी बनाने के लिए करते हैं और साथ में जब ड्रग का इतनी अवेलेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं यूज़ करके उसमें फंस भी जाते हैं। हैश आपको हर कॉर्नर पे मिल जाएगी। मैं रोज़ाना यहाँ से निकलता हूँ, जो लोग लाहौर में रहते हैं वो रिलेट कर सकते हैं कि जब आप केनाल रोड से गुजरते हैं तो आपको केनाल के सेंटर पे जो घास है वहाँ पे कुछ लोग जमा हुए होते हैं, वो लोग ड्रग्स बेच रहे होते हैं। वहाँ वहाँ 4-5 लोग खड़े होकर सर्किल में क्या कर रहे हैं, वो ड्रग्स बेच रहे हैं। इट इज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पुलिस पकड़ती है ऐसे लोगों को, इन लोगों को कहती है हमें डीलर का पता दो, वी नीड टू कैच द बिगर फिश, उसको जाके पकड़ते हैं। कुछ ड्रग्स पकड़ते हैं, कुछ रिपोर्ट कर देते हैं, कुछ दोबारा रीसेल हो जाती है जो पकड़ी भी होती है। ये इट्स अ होल डोमेन जी। ड्रग की अवेलेबिलिटी को हम ख़त्म नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअली अपने आप पे काम करें। मैं एक रिस्पॉन्सिबल भाई बनूं, अपने भाइयों को बताऊं कि ड्रग्स क्या चीज़ है, इसकी तरफ नहीं जाना। आप लोग रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स बने। और अगर हम बात करें, फिर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्रग्स तो कुछ स्टेट्स में लीगल हैं, तो लीगल ड्रग्स को इसलिए नहीं किया जाता कि बहुत अच्छी चीज़ें सब इस्तेमाल कर लो। लीगल इसलिए नहीं करते, लीगल इसलिए किया जाता है कि जो इलीगल एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं, ड्रग ट्रैफिकिंग ख़त्म हो जाए। और जब कोई चीज़ लीगल हो रही है, अगर चर्च मेडिकल स्टोर पे मिलना शुरू हो गई तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। इससे जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो सारा फिर गवर्नमेंट को जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि लीगल करने के कंसर्न्स कुछ और होते हैं। अक्सर क्लाइंट्स मुझे ये कहते हैं जी फलानी जगह तो मेरे आना लीगल है, आप क्यों मना कर रहे हैं। तो लीगल इसलिए नहीं है कि बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करो, लीगल इसलिए है कि उसकी पॉलिटिकल कंसर्न्स आ जाते हैं, इकोनॉमिकल कंसर्न्स आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी, सॉरी जिसका सवाल है वो कट रहा है, आप बेशक पूछ लीजिएगा इस सवाल के बाद और आप दोनों सुन के जवाब दे दीजिएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो आपने आइडेंटिफाई की हैं उसमें तो ऐसे प्रॉब्लम्स जिनको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स समझ रहे होते हैं, जैसे किसी चीज़ को रख के भूल जाना या थोड़ा सा साइकोटिक होना या हेलुसिनेट करना, और बहुत मुमकिन है कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो है इनकी रूट कॉज में कोई ना कोई ड्रग अब्यूज़ हो या कोई ना कोई ड्रग एडिक्शन हो। तो कोई ऐसे विजिबल सिम्टम्स जो पेरेंट्स देख कर पहचान सकें कि हाँ ये प्रॉब्लम्स या ये सिम्टम्स ऐसे हैं, कोई आंखों के, कोई मुस्कुराहट के, कोई चेहरे के, एनीथिंग, मतलब हमें कैसे पता चले एज लेमन? हम बहुत ज़्यादा इस मामले में मैं समझती हूँ इग्नोरेंट है। अच्छा, अल्कोहल को पकड़ना बड़ा आसान है जी। अल्कोहल की स्मेल आती है, ठीक है, तो अल्कोहल की तो स्मेल आएगी। अगर कोई शख्स हैश यूज़ कर रहा है तो उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसकी जो आंखें हैं वो खासी लाल, वाज़ेह तौर पे फुली रेडिश, जो वाइट एरिया है वो रेड रेड हो जाता है, इस हद तक लाल हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए जो हैश यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, क्यूरीन के नाम से एक ड्रॉप मिलते हैं, आई ड्रॉप्स, जो कि सिंपली आई क्लीनर हैं। वो बच्चे डाल लेते हैं, जिससे वो आई वाइटनर है, तो उनकी आंखें वाइट हो जाती हैं। लेकिन उससे होता ये है कि आंखें तो वाइट हो जाती हैं लेकिन उनके जो आई लिड है वो भारी हो जाता है, अपर आई लिड जो है। तो आपको आंखें थोड़ी सूजी भी लग रही है तो इसका मतलब है इन्होंने क्यूरिन यूज़ किया हुआ है और हैश यूज़ की हुई है। आंखें लाल हैं उसका मतलब है हैश यूज़ की हुई है। अल्कोहल की वाज़ेह स्मेल आ जाती है। हेरोइन की कोई स्मेल नहीं होती, उससे सिर्फ ये होगा कि आपकी जो स्पीच है वो स्लो हो जाएगी, आपकी गेट जो चलने, आपकी वॉक है वो स्लो हो जाएगी, वो आपको थोड़ा स्लो कर देती है हेरोइन जो है। अदरवाइज हेरोइन अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसके अगर जब वो यूज़ नहीं करेगा तो फिर उसके विड्रॉल इफेक्ट इतने सिवियर होते हैं कि उसको छुपाना मुश्किल हो जाता है। वो एजिटेटेड होगा, वो लड़ाई करेगा, बेचैन होगा, घर पे चीज़ें जो है तोड़ना या पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव हो जाना अगर चीज़ें नहीं भी तोड़े, तो इस तरह के साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। I have a question. जी मिस मरियम। If like nowadays there's a lot of people who look happy but they're going through a lot, and there's a lot of suicidal people who end up committing suicide, and you get shocked because they look so happy. How do you like spot people who are depressed? How do you get them to talk and open up more? And how do you like really diagnose someone with depression? You look at the symptoms. इसमें ये है कि you're very right. Apparently, they seem very happy and they seem very appropriately good in their lives, but they're not. You look at the symptoms. It is very. If you talk about the symptom first, is sleep disturbances. They must be having some sleep issues in their life. They must be having some dietary problems. Either there must be emotional eating, or no eating at all. Or then there is extreme self-esteem issues. They consider themselves worthless, beside the fact that they carry themselves with a smile on their face, but deep down they consider themselves worthless.
सो ये ऐसी चीज़ है जो आपको उसी वक्त पता लगेगी when you get to when you get to sit with them and talk with them, converse with them. They would talk about life, talk about death. The only reason people commit suicide is depression. So you look at all the symptoms of depression. कोई भी बंदा बगैर डिप्रेशन के सुसाइड नहीं करता. आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट द फैक्ट कि अभी ये पबजी बैन लिफ्ट हो रहा है. पीपल आर कंसिडरिंग कि पबजी की वजह से किसी ने सुसाइड की. ऐसा नहीं है. सुसाइड डिप्रेशन की वजह से होती है. और आप डिप्रेशन के सिम्टम्स को गूगल करें. अब क्वेश्चन इसके हेल्प कैसे करना है उन लोगों को. अगर तो वो कोई माइल्ड डिप्रेशन है, यू सजेस्ट 3 थिंग्स: स्लीप, डाइट एंड एक्सरसाइज. आस्क दैट पर्सन टू मेंटेन वेरी गुड स्लीप हाइजीन. 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है. हेल्दी 8 आवर्स ऑफ स्लीप. 8 आवर्स कंटिन्यूसली डीप स्लीप नहीं होगी, बट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इन 24 आवर्स. Number 2 is your diet. A healthy diet is very much important. When we talk about healthy diet, we keep the balance of eating meat, of grains, of vegetables and fruits and everything. Balanced diet रखनी है. और the healthy way to one way to maintain your diet is to have 3 proper meals and two snacks in a day. So that's total. It makes 5 meals a day. That's the healthy diet pattern. Healthy diet is very important. Plus, in diet, you need to consider your sugar intake. Sugar intake to the extent of having the taste is okay, but ज़्यादा आप मीठा खाएंगे तो it would give you sugar or dopamine rush. It would influence your mood as well. And avoid caffeinated beverages. These are the mood altering substances. All the energy drinks or Coke, Sprite, or these soft drinks as well. ये चीजें आप सजेस्ट करें. एंड द थर्ड इज एक्सरसाइज. एक्सरसाइज इज सो मच इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर मेंटल हेल्थ. We boost our serotonin naturally by doing some physical activity. If the person is in depression, that means कि उसकी body में serotonin is not there. Serotonin sufficient नहीं बन रहा. Either it is less or it is absent. ठीक है. So you need to suggest the person to get that person out of their comfort zone or house or room. Put them on the treadmill or take that person out to. So these are the 3 things that you can suggest to someone who's in mild depression: sleep, diet, and exercise. Exercise boosts your serotonin level to the healthy extent. बहुत फायदा होता है. Now question is, what if the person is in major depression? If the person is major depression, that person will not listen to you. That person cannot push him or herself to get up. It cannot happen because that person is severely down and depressed. तो ऐसे बंदे को आप एंटी डिप्रेसेंट ही रिकमेंड कर सकते हैं. You can take that person to a psychiatrist or ask that person to take the medication or keep the follow up that person is taking the medication, because antidepressants are very slow acting medicine. It's not one instant or magical medicine. It takes 2 weeks to show the real effects. Antidepressant इतनी slow काम करती है. So you can keep the follow up to that person, or if the person is in major depression, primarily you can help that person with medicine. Okay, there's a question from Syed Ahmed, I think. Please go ahead, unmute yourself and ask the question. अस्सलाम वालेकुम. आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है. अच्छा, मैं ये आपसे अपना पूछना चाहता था, खास तौर पे जो हमारी जिस तरह की सोसाइटी में, मैं क्योंकि खुद जो है वो साल पहले खुद हैश इस्तेमाल करता रहा हूँ, तो फिर मैंने छोड़ दी थी. तो मतलब हमारे उसमें ये होता है सोसाइटी में खास तौर पे कि इस चीज को बुरा नहीं माना जाता. जैसे कि अभी केबी के साइड में, मैं खुद केबी के घर तो केबी के साइड पे बहुत ज्यादा जो है ना, इसमें ऐसा है कि बड़े भी जो है ना वो पी रहे होते हैं. और मैंने खुद यहाँ तक देखा है कि वो जो बाप होता है वो अपने बच्चे को कह रहा होता है कि तुम मुझे ये बना के दो. तो और बुरा नहीं माना जाता. खास तौर पे जब मैं करता था, तो खास तौर पे मैं ये कहता था कि यार ये हराम नहीं है और ये गुनाह नहीं है. तो जो है इस मामले में बहुत बड़ा होता था ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आम थी मेरे लिए ये चीज. फिर मैंने बुरा मानना शुरू किया इसको. और जब जो अवेलेबल जब आप पास नहीं होता, तो फिर आप गुस्सा भी आना शुरू हो जाता है इस पे. फिर मैंने छोड़ दी है. तो बारे में जो खास तौर पे इसको बुरा मतलब कि बुरा मानना है इसको, ये बहुत जरूरी है. लोग इसको बुरा नहीं मानते क्योंकि ये आम बहुत ज्यादा हो गई है. अच्छा, बिल्कुल ऐसा है. इसमें
मैं बात कर लेता हूँ इसमें। मुझे मौका मिला था मरी में काम करने का, तो मेरे पास वहाँ पे नॉर्थ साइड के काफ़ी सारे क्लाइंट्स आए थे। तो वहाँ वहाँ मैं भी काफ़ी हैरान हुआ कि वहाँ क्वेश्चन ये रेज होता है कि इसको मलंगी बूटी कहा जाता है, इसको दरवेशी धुआं कहा जाता है, इसको कहते हैं ये तो बस बूटी है, ये तो हकीम भी इस्तेमाल करते हैं, हम भी इस्तेमाल करते हैं, कुदरती चीज़ है और इसको इस्तेमाल करना कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो बिल्कुल ये स्टिग्मा बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब ये चीज़ बिल्कुल भी जो है वो साइंटिफिकली ट्रू नहीं है। ये माइंड ऑल्टरिंग चीज़ है। आप इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करो, इसको भंग की फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे को, चर्स हो गई, marijuana खुश्क फॉर्म हो गई, इसकी एनी फॉर्म आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को ये ख़राब करेगी, आपके सोचने के तरीकों को ख़राब करती है, और नहीं मिलती तो विड्रॉल इफेक्ट्स होते हैं। इट क्लासिफाइज कि ये एक ऐसा नशा है जो कि एडिक्टिव है। तो बहुत डिफ़िकल्टी होती है वहाँ पे इस तरह की बात को डील करना, कि लोग कहते हैं कि ये कौन सी बड़ी बात है ये तो। और फिर दूसरा, इसको रिलीजन के साथ, यहाँ स्पिरिचुअल एक्टिविटी के साथ जोड़ दिया जाता है कि अगर कोई शख्स स्पिरिचुअली रूहानी तौर पे आगे बढ़ना चाहता है, इलाज कर अगर कोई शख्स रूहानी तौर पे आगे बढ़ना चाहता है या एक सुपीरियर इंटेलेक्ट के साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो जी वो चर्च इस्तेमाल करे और फिर चर्च इस्तेमाल करके जिक्र करे, तो फिर उस जिक्र की क्या बात है। और इस तरह की काफ़ी सारे मिथ्स हैं। ये मिथ्स हैं, इनमें हकीकत नहीं है। साइंटिफिक तौर पे आप चीज़ों देखें, आसान तरीका ये है, जो नॉलेज है कौन सा ठीक है कौन सा नहीं है, आप सिर्फ ये देख लें कि किस चीज़ को साइंस अप्रूव कर रही है। जिस चीज़ को साइंस अप्रूव करती है हम उस चीज़ को मानते हैं। जैसे H2O है, पानी का फॉर्मूला H2O है। अब वो अफ्रीका में भी H2O है, वो एशिया में भी H2O है, वो अमेरिका में भी H2O है, वो हर जगह पे फॉर्मूला सेम है। तो साइंस जो है वो हकाइक पे बात करती है। आप साइंस को सामने रख के चलें, ये महज माशरती तौर पे मिथ्स हैं जो मशहूर हो जाते हैं। Okay, anybody else जो कोई सवाल पूछना चाहे? I have another question. Yes, please go ahead. If someone thinks that they're, completely worthless, how do you slowly try to help that person? Because it's very difficult. That person must have some or many insecurities. Insecurities about their appearance, insecurities about their weight, height, or their thinking process, or about their status or education or anything. आप उन insecurities को you let the other person feel accepted. You provide that person a non-judgmental environment. We call it unconditional positive regard. You don't condition anything of that person with some social कंस्ट्रक्ट्स कि अगर वो बंदा फॉर एग्जांपल हमारे एक ब्यूटी का कंस्ट्रक्ट बना हुआ है कि गोरे लोग खूबसूरत होते हैं या जिनकी हाइट जो है अच्छी होती है वो खूबसूरत होते हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्ट्स हैं आप इनके अगेंस्ट जाके यू लेट द अदर पर्सन फील एक्सेप्टेड, दैट यू कैन डू एज ए पर्सन, जो कि आप इट विल टेक सम टाइम एज वेल, एक आध दिन करने से नहीं होगा। तो ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है जो आप अपने लव वंस के साथ करते हैं, अपनी फैमिली के साथ करते हैं, तो फिर उनकी इस तरह सेल्फ वर्थ जो है वो बेहतर होगी। अगर मामला फिर भी ठीक नहीं होता तो जैसे कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं कि दैट पर्सन हैज बीन थ्रू सम चाइल्डहुड ट्रॉमा, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस, मे बी बुलिंग इन स्कूलिंग और पर्सनल लाइफ। तो ऐसे इश्यूज जो हैं जो ज़्यादा सवेयर होते हैं, तो यू कैन रिकमेंड दैट पर्सन टू सम साइकोलॉजिस्ट कि वो पर्सनली उनसे जाके बात करें, तो जब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होंगे तो वर्थ भी बेहतर होगी। Okay, any other questions? किसी के पास कोई और सवाल हो? अब्दुल कदीर साहब पूछना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, go ahead. सर आपका जी मेरा क्वेश्चन ये है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे दो आवाज़ें आ रही हैं अभी, मिस हुमा की और एक और। आई एम हुमा। तो आपका बहुत इंफॉर्मेटिव रहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सर ये क्वेश्चन था आपसे कि सोसाइटी में हम अगर देखें ना तो स्टेटस वाइज भी आपको यहाँ पे करना पड़ता है। जैसे कि बच्चे हैं उनकी वो कॉलेज गोइंग है, तो जो ड्रग्स नहीं ले रहे या गर्लफ्रेंड्स नहीं है उनको शेम दिलाई जाती है। किसी किस्म की नशा हो जैसे कि शीशा पीना या कुछ भी, इसमें तो बच्चियां भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी हुई हैं और उनको शेम ये दिलाई जाती है कि आपका ये एक्शन जो है वो। और इसके अलावा जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, जैसे कि अपनी क्लास ओवर होने के साथ ही वो लेक्चर ओवर होते हुए अगर अपनी वो मामा को कॉल करते हैं कि हम फ्री हो गए हैं और हम वापस आ रहे हैं, तो इस एक्शन पे भी शेम दिलाई जाती है।
या बड़े हो जाओ। तो सर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि उन बचे हुए बच्चों को कैसे बचाएं? अच्छा, पेरेंट्स के लिए ज़रूरी होता है कि आप बच्चों को थोड़ा उनके साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप डेवलप करें। बेसिकली रिलेशनशिप ट्रस्ट का नहीं बल्कि टफ लव का कहना चाहिए। तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं ये चीज़ें इस तरह कंडीशन करके। जहाँ तक बात है इस तरह के बच्चों की जो डील करेंगे बाहर, तो वो तो करेंगे, और हर तरह का शख्स बाहर मौजूद है। पूरी सोसाइटी को हम ठीक करने नहीं निकल सकते, हम अपने आप को ठीक करते हैं। तो आपका जो बच्चा है, आप उनको उनकी वैल्यूज़ को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जैसे अगर मैं अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद अपने पेरेंट्स को फ़ोन कर रहा हूँ, तो मुझे पता है मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, और मैं उस चीज़ को इंटरनलाइज नहीं करता कि मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं फिर भी अपनी वैल्यू को सामने रखते हुए कि ये कोई ऐसा उसूल है जिसको मैं मानता हूँ और जिस पे मैंने फॉलो करना है और मैं इसलिए कर रहा हूँ। आप लोग बच्चों को ये चीज़, इट टेक्स टाइम, पेरेंटिंग इज़ नॉट अ वेरी इजी जॉब। और आप बच्चों को, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग एज वेल। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ी डायमेंशन है, मैं किसी दिन इस पे ज़रूर बात करूँगा। बच्चों को आप ऐसे बात करें कि बच्चों की भी सुननी होती है और अपनी भी सुनानी होती है। देयर इज़ दिस बुक, आप वो बुक ज़रूर पढ़िएगा, आई डोंट हैव टू मेक एवरीथिंग ऑल बेटर। मेरे ख्याल से हर घर में ये किताब मौजूद होनी चाहिए, और घर के हर फर्द ने उसको पहले 6 चैप्टर्स इस किताब के आपने ज़रूर पढ़ने हैं। आई डोंट हैव टू मेक एवरीथिंग ऑल बेटर। बच्चों को आप किस तरह से एक्सेप्टेड फील करवाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप अपनी बात बच्चों तक कैसे पहुंचाते हैं, किस हद तक पहुंचाते हैं। पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे मामलात में मुदाखलत कर लेते हैं जहाँ शायद नहीं करनी होती, और बच्चे इन चीज़ों को सीखते हैं, अडाप्ट करते हैं। वी लर्न थ्रू ट्रायल एंड एरर एज वेल। हम गलती करके भी सीखते हैं बच्चे। और हाँ जी, दिस इज़ द बुक। तो बच्चों को पेरेंट्स कैसे हेल्प कर सकते हैं, आप अपना रिश्ता उनके साथ अच्छा रखें, आप ताकि वो आपसे शेयरिंग कर सकें। वो जब आपसे शेयर करेंगे ये मामलात, आप फिर उन्हें हेल्दी सजेशन दे सकें कि जैसे इट इज़ नॉट बिकॉज कि मैं कोई अथॉरिटी हूँ, तुमने मुझे बताना है कि मुझे फ़ोन करो। इट इज़ बिकॉज के आई केयर फॉर यू, और मुझे फ़िक्र होती है, आप बता दोगे तो मुझे तसल्ली होगी, एंड वी हैव दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ रिस्पेक्ट, और दिस इज़ द पर्पज़। आप पर्पज़ और रिस्पेक्ट को ज़रूर वर्बलाइज किया करें बच्चों के साथ, और बच्चों की सेल्फ एस्टीम इस तरह हेल्दी रहेगी, तो फिर ये माशरती बातें उन पर असर नहीं करती। Okay, there are 2 more hands raised. One more, I think Myra wants to say something, but our next trainer, Sheikh Saif, has joined us. तो आप प्लीज एक क्विक क्वेश्चन और क्विक आंसर दीजिएगा, और उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जाएंगे। There are so many problems, there are so many issues जो ज़ाहिर बात है आज रिजॉल्व नहीं हो पाएंगे, लेकिन हम एक शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह we'll have detailed programs on all of them. जी, सुमैया आप सवाल पूछें प्लीज, योर माइक इज अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग, मैंने ऐसे काफ़ी केसेस सुने भी हैं और मतलब न्यूज़ में भी है कि यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में कुछ जो लोग इंटेंशनली ड्रग्स नहीं भी लेना चाहते, उनको ड्रग्स दे दिए जाते हैं डिफरेंट वेज से। किसी चीज़ में इंसर्ट कर दिए जाते हैं, कोई खाने पीने की चीज़ में, कि उनको पता भी नहीं चलता कि वो ड्रग लेना शुरू कर देते हैं और फिर वो उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से अवॉइड किया जा सकता है? बहुत सारे लोग ऐसे ही स्टार्ट करते हैं जी, स्पेसिफिकली स्मोकर्स, क्योंकि स्मोकर्स जो हैं वो सिगरेट काफ़ी शेयर करते हैं। तो अगर मैंने किसी से साथ सिगरेट शेयर किया तो उसका जो सिगरेट था उसमें हेरोइन थी या हैश थी और मुझे नहीं पता था, मैंने स्मोक कर लिया तो फिर मुझे पता चला। लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसके अलावा ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे भी होता है कि किसी ड्रिंक में कोई चीज़ मिला दी और उसे ऑफर कर दी और उसने पी ली। तो मेरे ख्याल से कोई भी एक दफ़ा इस्तेमाल करने से हुक्ड अप नहीं होता। पहली चीज़, अगर आप कोई एक दफ़ा ड्रग कर लेते हैं तो आपको उसका हैंगओवर होगा या आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जो है अवर्सिव इफेक्ट्स आते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरली सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हम लोग टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं करते। अगर मैं कोई ड्रग्स करता हूं तो मोस्टली इंडिविजुअल्स को पहली दफ़ा जब वो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं तो वॉमिट हो जाती है फ़ौरन, अगर वो ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। अगर अमाउंट कम है तो उनको चक्कर वगैरह आएंगे, और वो बेसिकली बॉडी हमें बता रही होती है कि चीज़ें गड़बड़ हैं, ये काम मत करो। लेकिन हम फिर उसको रेजिस्ट करते हैं तो बॉडी को टॉलरेंस डेवलप करनी पड़ती है ताकि उस टॉक्सिक केमिकल के खिलाफ वो फाइट कर सके। तो मेरे ख्याल से पहले तो अपना फ्रेंड सर्किल अच्छा रखें। बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे दोस्त बनाएं, और पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में है। आप जब किसी के साथ रहते हैं उसकी बातचीत से पता चल जाता है, उसके बिलीफ सिस्टम से पता चल जाता है, वो अपने पेरेंट्स के बारे में आपसे कैसी बातें कर रहे हैं। हमेशा ये चीज़ जज कैसे करेंगे, उसमें एक चीज़ ये शामिल रख लें कि कोई भी अपने बड़ों के बारे में या अपने छोटों के बारे में कैसे डीलिंग या राय रखता है।
अगर वो अपने बड़ों के बारे में आपसे आपसे कंप्लेनिंग है तो फिर वो उस बंदे से दूर जाने की ज़रूरत है। और अगर वो अपने छोटों को अब्यूजिव लैंग्वेज या बदतमीजी से एड्रेस करते हैं, छोटे का मतलब स्टेटस में छोटे, यानी कि घर के सर्वेंट जैसे होते हैं या वेटर्स होते हैं, जैसे जैसे मैकेनिक्स होते हैं, ऐसे लोग जो आपसे स्टेटस में नीचे हैं, उनको आप कैसे डील करते हैं, तो इट टेल्स अ लॉट अबाउट द अदर पर्सन। उनकी वैल्यूज स्ट्रांग नहीं होती जो लोग दूसरों से इस तरह की बदतमीजियां कर जाते हैं। और अगर वो शख्स आपको कहीं भी लगता है वो ड्रग यूज कर रहा है तो स्टे अवे फ्रॉम सच कंपनी। सिप्तैन, मुझे एक डिफरेंस महसूस हुआ है कि पहले जो है बच्चे अपने फ्रेंड्स को पेरेंट्स के साथ मिलाते थे। अब बच्चे, मतलब हमें पता होता, हमारे पेरेंट्स को पता होता था हमारी फ्रेंड्स कौन है कौन नहीं है। अब बच्चों के फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्शन, बच्चे इसको भी मायूब समझते हैं कि आप मेरे फ्रेंड से मिलेंगे, स्पेशली जब व्हेन दे ग्रोइंग अप, सो दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग देन। इसमें एक चीज पेरेंट्स के एंड पे भी मेरे ख्याल से बच्चों का एतराज ना हो अगर पेरेंट्स उनके लिए आसान बनाना शुरू कर दें। पेरेंट्स, जैसे एक पेरेंटिंग है जिसे हम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, कि पेरेंट्स जो हैं वो सवार रहते हैं बच्चों के ऊपर हेलीकॉप्टर की तरह, और हेलीकॉप्टर आपको पता है शोर भी करता है, तो आज नैगिंग भी साथ साथ नुक्ताचीनी और माइक्रो मैनेजमेंट भी चल रही होती है। तो रादर डूइंग दिस, पेरेंट्स को चाहिए कि वो एक हमिंग बर्ड की तरह बच्चों के सर पे सवार जरूर रहें। हमिंग बर्ड जो है उसकी आवाज़ भी नहीं आती और पता भी नहीं चलता वो आपके सर पे मौजूद है। तो बच्चों को मॉनिटर ज़रूर करते रहें, लेकिन खामोशी से करें, और जहां आपको लगता है हेल्दी टॉक की ज़रूरत है, इमोशनल कनेक्शन डेवलप करने की ज़रूरत है, वहाँ उनसे कनेक्शन ज़रूर डेवलप करें। आई डोंट माइंड कि मेरे कोई भी दोस्त मेरे पेरेंट्स से ना मिलें या मेरे भाइयों से मैं ना मिलूँ, तो ये आपने एक इन्वायरमेंट सा क्रिएट करना होता है। और अगर इसके बावजूद भी बच्चा जो है वो नहीं मिलवाना चाह रहा, तो इसका मतलब है कि वो फ्रेंड मिलवाने लायक नहीं है, वो फ्रेंड वाकई ड्रग यूज़ करता है या उसकी एक्टिविटीज़ अनहेल्दी हैं, तो फिर वाकई उस दोस्त से बच्चे को दूर रखने की जरूरत है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच सर। मैं आपसे सेशन जी पूछिए फातिमा, बाद में अब कर लीजिएगा। आई थिंक नेक्स्ट ट्रेनर मौजूद है, ओनली लिटिल 1 सेकंड का है, ओनली 1 सेकंड का मैम। सर मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, बस ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी डाइट्स हैं कि जो हम ऐसे लोगों को दे सके जो हल्के ड्रग्स, जैसे मैंने बात की सुपारी की, नस्वार की, इस तरह की बहुत सी आइटम्स हैं जो हर नौजवान इस्तेमाल करता है, तो ऐसी कौन सी आई थिंक ही गेट्स द पॉइंट। ऐसी कौन सी डाइट्स हैं? खाना? जी हाँ जी, डाइटिशियन तो आप नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ रेकमेंड करते हैं तो आप बताइए। खाने पीने में कोई पाबंदी नहीं होती है, आप खाना पीना हेल्दी रखें, और किसी भी शख्स के लिए हेल्दी खाने का क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि वो सब्जियां भी खाए, दालें भी खाए, गोश्त भी खाए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है ऐसी कि किसी खाने से कोई नुकसान हो रहा है। Myra, do you have a quick question? Okay, I think Saif is wait. Yes, I wanted to know if those kids जिनके parents have gone through like childhood trauma और अब उनको indirectly अब affect कर रहे हैं, क्योंकि उनके parents को उनके चाइल्डहुड में कुछ हुआ था, तो अब उनके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो वो क्या करें? देखिए, जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, अगर आप बच्चों का पूछ रहे हैं बच्चे क्या करें, तो इट्स अबाउट के इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है। जब भी मैं किसी ऐसे शख्स से बात करता हूँ कि मेरा क्लाइंट है जो कि अपने पेरेंटल बिहेवियर की वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो इट्स अबाउट व्हाट दैट पर्सन कैन डू to deal with that environment. Either you can adapt to that situation, either you can accept gracefully and let go of the negative behaviors, or not internalize whatever the unhealthy toxicity they're sending towards you. So it's about what you can do or what that person can do to deal with such parent around us. जाहिर है पेरेंट्स भी जानबूझ के ऐसा नहीं करे होंगे, बट इट्स अबाउट देयर इश्यूज, और टॉक्सिसिटी हमारे रिलेशंस में आ जाती है। वो पेरेंट्स का ऐसा रिश्ता है, मैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप जी छोड़ दो, रिश्ता ख़त्म कर दो, ये मैं नहीं कहता। यू कैन ऑलवेज अडेप्ट कि आप उनके साथ किस तरह रह सकते हो। आप अपनी सेल्फ केयर का बहुत ख्याल रख सकते हैं ऐसे लोग, अपनी स्लीप डाइट एक्सरसाइज का बहुत ख्याल रखें। आप हेल्दी होंगे तो आप पॉजिटिव होंगे, आपकी हेल्थ और पॉजिटिविटी उनकी तरफ भी जाएगी, और इससे आगे बढ़ के अगर ऐसा रिलेशन डेवलप हो सकता है कि आप उनको हेल्प की तरफ लेके आ सकते हैं, आप उनको किसी काउंसलर की तरफ भेज सकते हैं, तो दैट वुड बी गुड। ओके, मैं इसमें सिर्फ ऐड करना चाहूंगी सिप्तैन, आपकी इजाजत से, कि जो बच्चे इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, आप जस्ट नॉट ओनली पेरेंट्स की सिर्फ बात नहीं होती, आपको किसी भी दूसरे फर्द का कोई ऐसा रवैया, 1 मिनट बस मुझे दीजिएगा हमदा, 1 मिनट, कोई ऐसा रवैया जो आपको पसंद नहीं है किसी भी दूसरे शख्स के अंदर, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अंदर वो रवैया पैदा ना होने दें।
It is your responsibility. If there's something you don't like about your parents, what they are doing in their relationships, then it is your responsibility not to do that or repeat that in yourself. I know it's very difficult. I know it takes a lot of practice. Like, this is what you should do. Thank you very much, Sipran. It has been a wonderful session. I really thank you on behalf of Skillers. आपने इतना टाइम दिया, और थ्राइव का जो आपका नंबर था वो भी मैंने शेयर किया, आपका डॉक्यूमेंट भी शेयर किया. इंशाल्लाह anybody can get in touch with you and we will remain in touch inshallah. Okay, thank you very much.